ओके चलिए स्टार्ट करें बच्चों। बोलो हाँ है ना। एवरीबडी इज रेडी, लेट्स गो। शुरू करते हैं, फोकस करना। सबसे पहले कल हमने शेयर कैपिटल डिबेंचर चैप्टर के सारे सेक्शन याद कर लिए थे। हमारा चार्जेस कंप्लीट हो गया था, चार्जेस के ई फॉर्म्स हो गए थे। तो हम चार्जेस और शेयर कैपिटल चैप्टर के सेक्शन याद करेंगे, ई फॉर्म कंटेंट के लिए याद करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। रेडी, लेट्स गो। सो मुझे शेयर कैपिटल डिबेंचर चैप्टर से पहले चार्ज ऑन असेट की चीज़ें बोलिए। चलो, सेक्शन नंबर 77 किसका है? गजनी नालायक लोग। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय कंपनी 78, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय होल्डर 79, मॉडिफिकेशन 80, नॉलेज 81, रजिस्टर बाय आरओसी 82, satisfaction of charge by company 83, satisfaction of charge by holder third party etc 84, appointment of receiver 85, register by company 86, contravention and penalty 87, condonation and ratification। मुझे एक बार CHGs बोल दीजिए। CHG फॉर्म नंबर 1 registration of charge by company, CHG 2 सर्टिफिकेट ऑफ चार्ज। सी ई फॉर्म इज अ कंटेंट, ये लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे। CHG 2 दैट इज CHG 2 सर्टिफिकेट ऑफ चार्ज। 3 मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज का सर्टिफिकेट। 4 एप्लीकेशन फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। 5 सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फैक्शन। 6 अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। 7 फॉर्मेट ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्ज। 8 application for condonation and ratification। 9 registration of charge for the debenture holders। is it very clear? सी आपकी एक जिम्मेदारी बनती है एज अ फास्ट ट्रैक लेक्चर कि जब जो चैप्टर खत्म हो रहा है उसको घर जाके वापस से फिनिश अप करके खत्म करके बैठ जाओ विद द क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन आंसर राइटिंग नहीं हो रहा है खुद करो तो अच्छी है, नहीं हो रहा है तो मैं आगे कुछ ना कुछ सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ। जैसे मैंने बोला बैच लेके आ रहा हूँ, तो मेरे साथ भी आप कर सकते हो, पर खुद एटलीस्ट पढ़ो। ठीक है, राइटिंग हो सकता है तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। लेट्स गो। ये होने के बाद में सेक्शन नंबर 43 काइंड्स ऑफ शेयर्स, सेक्शन नंबर 44 नेचर ऑफ शेयर, सेक्शन नंबर 45 नंबर ऑफ शेयर, सेक्शन नंबर 46 सर्टिफिकेट, 47 वोटिंग, 48 वेरिएशन, 49 कॉल, 50 एडवांस कॉल, 51 डिविडेंड। याद रखे क्यों नाना चिल्ला के वीडियो कॉल पे एडवांस डिविडेंड मांग रहा है। फिर इसके बाद में डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स? 3। सबसे पहले अब तक कितने रुपए का प्रीमियम? 52। 53 में डिस्काउंट, 54 में स्वेट इक्विटी शेयर पर फॉर 55 पर फॉर प्रेफरेंस। इज इट वेरी क्लियर? 56 ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, अब तक 56 ट्रांसफर करते हो क्या हो गया? फ्रॉड। 57 फ्रॉड हुआ तो 58 में रिफ्यूजल और 59 में करेक्शन। फ्रॉड बताओ सबको। 60 में पब्लिकेशन और 61 में अल्टरेशन ऑफ कैपिटल। इज इट वेरी क्लियर? फिर फर्दर इशू के लिए 62 में राइट इशू, 3 का 3, 3 दूने 6, 3 त्रिक 10। इज इट वेरी क्लियर? दैट इज कौन सा? बोनस इशू। 64 फ्लाइंग विद द आरोही। 65 अनलिमिटेड टू लिमिटेड, लिमिटेड टू अनलिमिटेड, वो डिलीटेड सेक्शन है। छी रिडक्शन ऑफ कैपिटल। 67 प्रोहिबिशन ऑन बायबैक। 68 प्रोसेस ऑफ बायबैक। 69 CRR। 70 कॉन्ट्रावेंशन ऑफ बायबैक। 71 में है डिबेंचर, 72 में है नॉमिनेशन। अगर आपको याद होगा तो कल हमने 2 SH भी पढ़े थे। SH1 है ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट और SH2 में है डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का रजिस्टर। ठीक है, उसके पूरे डिटेलिंग हमको लिखने हैं। कल हमने सेक्शन 46 कंप्लीट किया था। एक बार मैं आपको 1 मिनट दूंगा, कल जो पढ़ा था उसमें से एक बार फटाफट चले जाइए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। बुक डिलीवर होने के बाद स्टार्ट करूंगा। बिना बुक डिलीवर किए भी ये रिवीजन आप स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। वो सारी की सारी चीजें तो यही रिवाइज है, इनके स्क्रीनशॉट्स लेने और उसको रिवाइज करना है, और क्या करना है जीवन में। चलो कुछ भी। चलो, लाइव स्ट्रीम में सब जिंदा है? एवरीबडी हर हर महादेव। लाइव स्ट्रीम वाले 10-15 लोग ही दिख रहे हैं आज। नंबर देखो जरा क्या चल रहा है लाइव स्ट्रीम का। वाह 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 वाह, वीकेंड के पहले ही वीकेंड आ गया ऐसा लग रहा है आज तो। चलो, ऐसे सबने देख लिया ओवरऑल। आज बढ़ रहे हैं आगे। आज हम खतरनाक सेक्शन पे जा रहे हैं। कौन सा सेक्शन? खतरनाक। पूछो कौन सा? आज हम जा रहे हैं वोटिंग पे।
काय के ऊपर बोले एक बार वोटिंग। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सेक्शन नंबर है 47 वोटिंग का, एक बार मन में रीड कीजिए, फिर मैं आपको इसका लंबा चौड़ा व्यू दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें आपकी लगभग वाट लग ही जाएगी, इसलिए अच्छे से पढ़ना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, सबको हर हर महादेव। उत्तर नेहा, MHK, वैष्णवी, राजीव, यश, शिका। बहुत बढ़िया, चलो पढ़ लिया सबने? एवरीबडी रेड इट डाउन, ये सुनो। अब मैं जरा हूँ, बोर्ड के ऊपर आ जाइएगा। हम डिस्कस कर रहे हैं वोटिंग राइट, पर ये खतरनाक डिस्कशन होने वाला है, बिकॉज जब हम वोटिंग राइट की बात करते हैं तो कंपनी में बहुत सारे सिक्योरिटी होल्डर्स होते हैं और हमको समझ में आना चाहिए किस किस को वोटिंग राइट देना चाहिए और किसको देना नहीं चाहिए, इसलिए बोर्ड पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। तो मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले तो सेक्शन नंबर 47 को डिवाइड किया है अलग अलग शेयर्स और सिक्योरिटीज के फॉर्मेट में। द फर्स्ट इज इक्विटी, सेकंड इज प्रेफरेंस, थर्ड आर क्रेडिटर्स, फोर्थ इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिटर। अच्छा, क्रेडिटर के अंदर सारे आ गए, हाँ, ऐसा नहीं है कि क्रेडिटर में एक या दो ही आएंगे, क्रेडिटर में सारे आ गए। जैसे क्रेडिटर्स के अंदर अगर मैं आपको बोलूं तो क्रेडिटर्स में आपके लेंडर्स आ गए, क्रेडिटर्स में आपके डिबेंचर होल्डर्स आ गए। ठीक है, तो ये सारे के सारे हम क्रेडिटर में कवर कर रहे हैं। क्रेडिटर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेंडर्स ही ले रहे हैं, हर टाइप का क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर, नॉर्मल क्रेडिटर, सारे के सारे हम इसमें ले रहे हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ। जब हम बात करते हैं दैट इज वोटिंग इन जनरल मीटिंग के, तो बेसिकली हमारा जो सेक्शन नंबर 47 है बच्चों, वो सिर्फ जनरल मीटिंग को अप्लीकेबल है। प्लीज टेल मी कौन से मीटिंग को अप्लीकेबल है, बोले एक बार उसे, जनरल मीटिंग। ठीक है, तो अब हम जो इस सेक्शन में डिस्कशन कर रहे हैं सारा का सारा वोटिंग राइट का जनरल मीटिंग के वोटिंग राइट के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। आप इसको किसी और मीटिंग के लिए अगर होगा तो मैं उस हिसाब से क्लियर करवा दूंगा। तो सवाल यह है सेक्शन 47 में जनरल मीटिंग में वोट करने का राइट किस किस को मिलेगा। ठीक है, फोकस करना। सबसे पहली बात, इसको ना मैंने अभी फेंक ही देना है और नया लैपटॉप आना है, बहुत तकलीफ दे रहा है, पूरे फास्ट ट्रैक में तकलीफ, रेगुलर में भी तकलीफ दिया, सीरियसली। चलो ओके, सो हम बात कर रहे हैं वोट इन अ जनरल मीटिंग की। ठीक है, सबसे पहली बात, इक्विटी शेयर होल्डर्स अगर है तो वो जनरल मीटिंग के अंदर वोट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में वोट नहीं कर सकते। इट इज नॉट अलाउड फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू वोट इन जनरल मीटिंग। पर कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में वोट कर सकते हैं। वो है कि प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड जो है वो कितने साल के लिए अरियर में होने चाहिए, 2 years, और वो प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव होने चाहिए ना। इफ यू नो, प्रेफरेंस शेयर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव का डिविडेंड एक्रू नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर पिछले 4 साल में मैंने प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड नहीं दिया तो ऐसे केस में नॉन क्यूमुलेटिव को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस साल डिक्लेयर करोगे उस साल का दे दो। लेकिन क्यूमुलेटिव को अगर पिछले 4 साल से डिविडेंड नहीं दिया तो सारा एक्यूमुलेट होगा। मतलब 8% प्रेफरेंस शेयर है तो चारों सालों का मिला के 24% एक्यूमुलेट हो जाएगा, सॉरी 32% एक्यूमुलेट हो जाएगा। इज इट वेरी क्लियर? तो जिनका डिविडेंड 2 साल से अरियर में है, जो क्यूमुलेटिव है, उन्हीं को वोटिंग राइट मिलता है जनरल मीटिंग के लिए। ठीक है, अब उनको पार्टिसिपेट करने का राइट मिलेगा जनरल मीटिंग में, प्रॉक्सी का राइट मिलेगा जनरल मीटिंग में, और रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करने का राइट मिलेगा। अब ये राइट इक्विटी शेयर को भी मिलता है और ये राइट प्रेफरेंस शेयर्स को भी मिलता है। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो यस और नो।
लेकिन क्रेडिटर को जनरल मीटिंग में वोट करने का राइट बिल्कुल नहीं होता। क्रेडिटर कैन नॉट वोट इन द जनरल मीटिंग, ना ही उनको कोई अपॉइंट करने का राइट होता है, प्रॉक्सी वगैरह, उनको रिप्रेजेंटेशन का भी राइट नहीं होता है। सिर्फ ऐसा हो सकता है कि अगर डिबेंचर होल्डर है तो उनका ट्रस्टी और डिपॉजिट होल्डर है तो उनका ट्रस्टी जनरल मीटिंग में जाके सिर्फ बैठ सकता है पर बात नहीं कर सकता। क्यों बैठ सकता है? कि उसको कंपनी के बारे में ज्ञान होना चाहिए क्रेडिटर्स और डिपॉजिटर्स के प्रोटेक्शन के लिए। तो दे कैन हैव देयर ट्रस्टी इन द जनरल मीटिंग बट हु कैन नॉट वोट, वो वोट नहीं कर पाएगा। रही बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिटर की, तो इनको भी जनरल मीटिंग में वोट करने का राइट नहीं रहता। पर एनुअल जनरल मीटिंग के नोटिस के सेक्शन में बोला है, और ऑडिटर का सेक्शन नंबर है 146, जिसके अंदर यह बोला गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिटर को जनरल मीटिंग अटेंड करने का मतलब पार्टिसिपेट करने का राइट है, उसके अंदर रिप्रेजेंट करने का राइट है, और उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा, मतलब उनसे सवाल जवाब करने का राइट है। पर जब रेजोल्यूशन की बात आएगी उसके ऊपर वो वोट नहीं कर पाएंगे। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो सुनो। अब अगर मैं बात करूं नीचे, तो अदर मीटिंग्स में इनको वोट करने का राइट है क्या, ये सवाल है। चलो जनरल मीटिंग का तो हमने क्लियर कर लिया पहले ब्लॉक में। सवाल है अदर मीटिंग में वोट करने का राइट है क्या? तो कंपनी के शेयर होल्डर्स को क्लास मीटिंग, अदर देन जनरल मीटिंग कौन सी मीटिंग है? क्लास मीटिंग में वोट करने का राइट मिल सकता है। क्लास मीटिंग का मतलब क्या है? कल जैसे मैंने बोला था कि इधर के लोग 10 रुपीज फेस वैल्यू वाले हैं, आप 20 रुपीज फेस वैल्यू हो, लाइव स्ट्रीम वाले 50 रुपीज फेस वैल्यू है, रिकॉर्डेड देखने वाले 100 रुपीज फेस वैल्यू है। तो अगर मैंने सिर्फ 50 रुपीज फेस वैल्यू की मीटिंग ली, या मैंने सिर्फ 100 रुपीज फेस वैल्यू वालों की मीटिंग ली, या मैंने सिर्फ 10 रुपीज फेस वैल्यू वालों की मीटिंग ली, सारे के सारे इक्विटी ही है। सारे के सारे क्या है? इक्विटी है। अगर मैंने स्पेसिफिक क्लास ऑफ शेयर होल्डर की मीटिंग ली तो उसमें भी उनको वोट करने का राइट है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को खुद के क्लास मीटिंग में वोट करने का राइट है। फॉर एग्जाम्पल, तुम प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड रेट बढ़ाना या कम करना चाहते हो, 8% डिविडेंड है, तुम 10 करना चाहते हो, 10 है 12 करना चाहते हो या कम करना चाहते हो, तो उनकी क्लास मीटिंग में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोट करने का राइट है। क्रेडिटर्स को क्रेडिटर्स मीटिंग में वोट करने का राइट है। आपको पता है अमलगमेशन वाइंडिंग अप के केस में क्रेडिटर की मीटिंग जनरल मीटिंग को ओवरराइड करती है, क्योंकि आप अमलगमेशन वाइंडिंग अप कर रहे हो तो पहले पेमेंट क्रेडिटर को करना पड़ता है ना। तो क्रेडिटर्स मीटिंग में क्रेडिटर्स को वोट करने का राइट है, भले वो ट्रेड क्रेडिटर रहे, फाइनेंशियल क्रेडिटर रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फाइनेंशियल क्रेडिटर मतलब लेंडर्स, डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिट होल्डर, ट्रेड क्रेडिटर मतलब रॉ मटेरियल सप्लायर, लेबर वगैरह एक्सेट्रा। और सबसे आखिरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिटर्स को बोर्ड मीटिंग में वोट करने का राइट होता है, हालांकि ऑडिटर तो को ही वोट कर ही नहीं सकता। इज इट वेरी क्लियर? नेक्स्ट वाला, अगला फिर सवाल आता है इवेंट टू कंडक्ट इन अ मीटिंग। कौन कौन से इवेंट के अंदर ये लोग वोट कर सकते हैं, कौन से इवेंट के ऊपर ये लोगों को वोटिंग पावर है? तो सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर एजीएम में वोट कर सकता है, ईजीएम में वोट करता है, स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग और फर्स्ट एजीएम के अंदर वोट करेगा। हमने सारी ये मीटिंग के वाले कंसेप्ट देखे, बोलो हाँ या ना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उनके अगर राइट अल्टर हो रहे हैं या वाइंडिंग अप हो रहा है या अमलगमेशन हो रहा है, उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट करेंगे। वही बात क्रेडिटर की, तो वाइंडिंग अप, अमलगमेशन, CIRP इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में एक प्रोसीजर है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। एक कंपनी की हालत खस्ता है और कंपनी जुगाड़ करके खुद को संवारना चाहती है तो उसे कहते हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। इसमें क्रेडिटर्स वोट कर सकते हैं, हालांकि इसमें तो क्रेडिटर का वोट प्राइमरी माना जाता है जनरल मीटिंग के भी पहले। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो डेली बिजनेस कंसर्न में वोट कर सकते हैं, कमेटी मीटिंग्स के अंदर वोट कर सकते हैं, जैसे ऑडिट कमेटी, रेम्यूनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर ग्रीवियंस कमेटी, आप CSR कमेटी। अब इसमें से ऑडिट कमेटी और CSR कमेटी तो हमारे सिलेबस में है भी। Is it very clear? So this is how the entire voting for all securities holder is conducted. सबको समझ में आ रहा है? सबसे पहली बात तो बच्चों को ये लेवल का क्लैरिटी होता ही नहीं है, उनको सिर्फ वोटिंग राइट लगता है इक्विटी शेयर होल्डर को रहेगा, नहीं, हर पर्सन को, इवन एम्प्लॉय और लेबर को भी वोटिंग राइट रहता है। आपको पता है एम्प्लॉय लेबर को ट्रेड क्रेडिटर मानते हैं। कौन सा क्रेडिटर? ट्रेड, ऑपरेशनल क्रेडिटर। और उनको भी वाइंडिंग अप के टाइम पे या अमलगमेशन या CIRP के टाइम पे वोटिंग का पावर मिलता है। अगर ट्रेड क्रेडिटर्स ने वोट नहीं किया तो वाइंडिंग अप, अमलगमेशन, बिकॉज जब वाइंडिंग अप होता है ना तो प्रायोरिटी पेमेंट में सिक्योर्ड क्रेडिटर के साथ पहले वर्कमैन पे किया जाता है। इज इट वेरी क्लियर? तो उनको वोटिंग राइट मिलना चाहिए। तो कंपनी में हर बंदे को वोटिंग राइट रहता है, एवरी सिंगल पर्सन है वोटिंग राइट। इट जस्ट दैट कि कौन सा कहां पे यूज होगा। इक्विटी का नॉर्मली जनरल मीटिंग में यूज होगा, प्रेफरेंस का नॉर्मली क्लास मीटिंग में यूज होगा, क्रेडिटर का नॉर्मली कंपनी पे कोई कैलेमिटी आएगी तब यूज होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मैनेजमेंट में यूज होगा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? बस इतना बेसिक भी अगर आपने याद रखा तो आपको वोटिंग राइट समझ में आएगा। फिर हम जाते हैं नीचे। अब वोटिंग राइट का सेक्शन नंबर 47 तो चलो क्लियर हो गया, क्योंकि उसमें ये दो ही चीजें लिखी है कि इक्विटी को वोटिंग राइट रहेगा और प्रेफरेंस को रहेगा जब 2 साल से एक्यूमुलेटेड डिविडेंड रहेगा और वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, बराबर है। पर ये वोटिंग राइट सेक्शन 47 के हिसाब से यहां खत्म नहीं होता, बिकॉज वोटिंग राइट के ऊपर कंपनीज एक्ट में बहुत सारे सेक्शन स्कैटर्ड है।
क्या है बोले एक बार, स्कैटर्ड। इकलौता 47 पढ़ के आपको कभी जीवन में नहीं समझ में आएगा कि एक्चुअल वोटिंग राइट क्या है। एक्चुअली तो वोटिंग राइट ये डिफाइंड भी 2 सबसेक्शन 93 में है, मतलब डेफिनेशन का सबसे आखिरी सेक्शन 292 में अनलिमिटेड कंपनी है, 293 पे डेफिनेशन खत्म होते, वहां वोटिंग राइट की बात की है। तो एक्चुअल कंपनीज एक्ट में वोटिंग राइट के ऊपर 2 सबसेक्शन 93, सेक्शन नंबर 47, सेक्शन नंबर 106, एडवांस कॉल पे वोटिंग राइट होता है क्या, कॉल्स इन एरियर्स पे वोटिंग राइट होता है क्या, सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन, साथ में टाइप्स ऑफ वोटिंग। टाइप्स ऑफ वोटिंग में 4 आते हैं, शो ऑफ हैंड्स, इलेक्ट्रॉनिक वोट, पोस्टल बैलॉट एंड पोल। मतलब एक्चुअल वोटिंग के ऊपर अगर आप देखो तो 10 से 12 सेक्शन है कंपनीज एक्ट के अंदर। इज इट वेरी क्लियर? अब सारे के सारे तो हम नहीं ले सकते, पर जितने हम 47 से कनेक्ट करें उतना अच्छा हमारा स्पाइडर वेब बनेगा, उतना आपके कनेक्शंस बेटर होंगे, और अगर सवाल पूछा आता है तो उतने बेटर लेवल पे लिख पाओगे। तो चलो 47 तो मैंने आपको ऊपर क्लियर कर दिया, उसमें तो मैंने सिर्फ इक्विटी और प्रेफरेंस नहीं, मैंने आपको क्रेडिटर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो नहीं लिखा है वो भी क्लियर कर दिया। इज इट वेरी क्लियर? पर एडिशनली अब हम जरा 47 के साथ रीड करते हैं 106। 106 सेक्शन नंबर बात करता है रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट की। कैन यू टेल मी द चैप्टर गाइस? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कहां से कहां तक कैन यू टेल मी? 88 से लेके 122। क्या लाइव स्ट्रीम में सबको याद आ रहा है? जरूर देखना। ओके, सो 88 से 122 में मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में सेक्शन है 106 रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट। और ये सेक्शन क्या कहता है? द मेंबर इज नॉट अलाउड टू वोट इन 2 केसेस। मेंबर को 2 केसेस में वोटिंग करना अलाउड ही नहीं है। कौन से 2 केसेस? पहला, व्हेन हिज कॉल्स आर इन अरियर्स। कंपनी ने आपके शेयर के ऊपर कॉल किया, 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपीज का शेयर है, 6 रुपीज पेड अप है, 4 रुपीज कॉल किया आपने, पे नहीं किए। पहले तो पैसा नहीं दे रहे, ऊपर से जनरल मीटिंग में आके बोल रहे कि मेरे को वोट करने का, कैसे करने देंगे? पहले पैसा देने का, बाद में प्रोडक्ट मांगने का। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? कूपन सिस्टम है, तो अगर आपने पूरे कॉल्स पे किए तो वोट कर सकते हैं, अदरवाइज वोट कर सकते हैं क्या? नहीं। दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आपके शेयर के ऊपर लीन लगा दी। क्या लगा दी? लीन लगा दी। जोर से बोलो, क्या लगा दी? नाउ व्हाट इज लीन? कैन एनीवन टेल मी? आपने लीन नाम का कंसेप्ट पता है? सोजा में पढ़ा था, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अनपेड सेलर के केस में लीन ऑन गुड्स, याद है? हाँ, आपके पास गुड्स का पोजीशन आ जाता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। वैसे ही यहाँ पे शेयर्स का पोजीशन, भले ही आप शेयर होल्डर हो, पर आपके शेयर का पोजीशन बोर्ड के पास चल जाएगा। पूछो क्यों? आपने कॉल इन अरियर्स पे नहीं किए तो आपको वोटिंग नहीं है। उसी प्रकार लेट्स इमेजिन आप शेयर होल्डर तो हो ही, प्लस आप कंपनी के डेटर भी हो। डेटर मतलब आपने कंपनी से कुछ गुड्स परचेस किए, कोई रॉ मटेरियल परचेस किया, कोई सर्विसेज लिए, और उसका बिल अभी तक नहीं चुकाया, क्रेडिट पीरियड खत्म हो गया, तुम पैसा देने का नाम नहीं ले रहे। तो शेयर, जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पता चला ये डेटर नालायक हमारा शेयर होल्डर भी है और ये कंपनी का ओनर भी है, साला ओनर ही ऐसा करेगा तो लोग क्या करेंगे? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने तुम्हारे शेयर्स को क्या कर दिया? जब्त, लीन लगा दी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या आपको वोटिंग का राइट मिलना चाहिए? नहीं। इज इट वेरी क्लियर? तो 106 में 2 केसेस लिखे हैं, कॉल इन अरियर में भी वोट नहीं कर सकते, लीन ऑन शेयर्स में भी वोट कर नहीं सकते। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? उसके एडिशन में अगर आप रिलेटेड पार्टी हो किसी ट्रांजैक्शन में कौन सी पार्टी हो? रिलेटेड, तो आप वोट नहीं कर सकते। एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं, दर्शन करे, इधर कंपनी है वाउ बियर का मैं डायरेक्टर, ठीक है, नशे के साथ भी नशे के बाद भी 2000 करोड़ का टर्नओवर, 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 1 करोड़ का डिविडेंड, फॉर्च्यून 500 में 185th रैंक। तो वाव बियर का मैं डायरेक्टर, मेरा एक और जुड़वा भाई है, समझो दूरदर्शन, दिख रहा है सबको। अब मुझे दूरदर्शन को वाव बियर में समझो एम्प्लॉयमेंट देना है। मेरा जुड़ा भाई है, 4थी फेल है, इसको किसी ने पूछा कि कब तक स्कूल में गए थे, बोले शाम तक। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? तो ये जुड़वा भाई है, इसको मैं वाव बियर में अपॉइंट करना चाहता हूं एज क्या बोले एक बार, एम्प्लॉय। अगर मैं डायरेक्टर मेरे कंपनी के अंदर मेरे भाई को अपॉइंट करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, फ्रॉड का केस है। क्या ऐसे रेजोल्यूशन पे मैं अगर शेयर भी होल्ड कर रहा हूं तो मैंने वोट करना चाहिए? क्या ऐसे रेजोल्यूशन पे मैंने वोट करना चाहिए? नहीं, क्योंकि पार्शियल वोट होगा, मैं तो हमेशा हाँ बोलूंगा। तो ऐसे सिचुएशन में यू बिकम अ रिलेटेड पार्टी। सेक्शन नंबर कौन सा है? 188। याद रखना एकदम आसान, AS 18 याद है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 किसका है? रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन। उसके ऊपर एक और 8 लगा दो। इज इट वेरी क्लियर? तो सेक्शन नंबर 188 रिलेटेड पार्टी, इसमें भी आप वोट नहीं कर सकते। ये 3 केसेस में मेंबर को, कंपनी के ओनर को, मेंबर भी नहीं, कंपनी के ओनर को जनरल मीटिंग में वोट करना अलाउड नहीं है।
ठीक है, एक बार वापस से कॉल इन एरियर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सरसाइज लीन एंड रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो सर नो। दूसरा कॉल इन एडवांस, ठीक है, दूसरा क्या है बोले एक बार, कॉल इन एडवांस। डू यू नो व्हाट इज कॉल इन एडवांस? ये क्या पागल हो गया, ये रोज ही गिरता है। व्हाट डू यू नो कॉल इन एडवांस? एडवांस में कॉल कर लिया या पे कर दिया? कंपनी ने कॉल किया या आपने दिया है? कंपनी ने कॉल किया तो उसे एडवांस थोड़ी बोलेंगे, ओरिजिनल, ठीक है। सो कॉल इन एडवांस का मतलब है कि कंपनी ने पैसा बुलाया नहीं था, तुमने पहले ही दे दिया, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, कॉल इन एडवांस। सबसे पहली बात, कॉल इन एडवांस का पावर ना आर्टिकल में होना चाहिए। सर 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 आर्टिकल में कॉल इन एडवांस का पावर नहीं है, कुछ लिखा ही नहीं है, तो क्या कंपनी कॉल इन एडवांस ले सकती है सर? नो सर, यस। बोलो एक बात, आर्टिकल में अगर कॉल इन एडवांस का पावर नहीं है तो कंपनी कॉल्स ले ही नहीं सकती। क्यों? इसका मतलब ये होता है कि कंपनी ने कॉल इन एडवांस तभी लेना चाहिए जब उसके इंटरेस्ट के लिए बेटर है। इट शुड बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। इज इट वेरी क्लियर? सो बिना आर्टिकल के पावर के यू कैन नॉट हैव कॉल इन एडवांस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, कोई भी वोटिंग पावर आपको एडवांस अमाउंट पे नहीं मिलेगा, जितना कॉल्ड अप अमाउंट है उस पर ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज का शेयर है, 6 कॉल्ड अप है, 4 अनकॉल्ड है, तुमने जबरदस्ती 4 दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि 4 के ऊपर भी वोटिंग पावर मिलेगा, तुमको 6 पे ही मिलेगा। इज इट वेरी क्लियर? तीसरा, कॉल इन एडवांस ये कंपनी के लिए क्या है, डेट। जब भी कंपनी को कॉल इन एडवांस मिलता है कंपनी उसको लाइबिलिटी साइड लिखता है। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? और ये डेट अनसिक्योर्ड डेट मानी जाएगी। कौन सी? अनसिक्योर्ड। समझो कंपनी का वाइंडिंग अप हुआ और कंपनी की असेट लाइबिलिटी से ज्यादा निकली, असेट लाइबिलिटी से ज्यादा निकली, तो याद रखना कॉल इन एडवांस ये डिबेंचर डिपॉजिट के बाद पे होगा, फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर पे होगा, फिर उसके बाद इक्विटी का कॉल्ड अप अमाउंट पे होगा। वापस बोलता हूं, ये जो कॉल इन एडवांस है ये क्रेडिटर्स के बाद पे होगा पर प्रेफरेंस शेयर्स के पहले पे होगा, बिकॉज ये डेट है ना। ये सुनो, सो ये क्रेडिटर्स के बाद पे होगा पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पहले पे होगा, और उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद कौन पे होगा, इक्विटी शेयर होल्डर, जो अमाउंट कॉल्ड है। आया क्या ध्यान में? नीचे इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस ये एज पर मेंबर दिया जा सकता है ऐसा बोला है, पर टेबल एफ याद है? क्या है टेबल एफ? आर्टिकल का फॉर्मेट, क्योंकि मेमोरेंडम तो ABCDE में है ना, आर्टिकल FGHIJ में है। याद करो एक बार वो गाना क्या था, शेयर है ए गारंटी बी, कॉम्बो है सी, अनलिमिटेड नो शेयर कैपिटल है डी, अनलिमिटेड विद शेयर कैपिटल है ई, MOA इसी का नाम है। सो AC क्या है? MOA। F शेयर कैपिटल कंपनी का AOA। तो शेयर कैपिटल कंपनी के मॉडल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बोला है कि कॉल इन एडवांस पे इंटरेस्ट 12% देना चाहिए। अब यहां मेरे को एक बहुत जोर से सवाल आया है, बहुत ज्यादा जोर से। पूछो क्या कंपनी के शेयर होल्डर कॉल इन एडवांस का इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं? कंपनी के शेयर होल्डर्स क्या बोल सकते हैं? 20%। 20 का को 25 दो, 25 का को 50 दो, 50 का को 100 पे 100, डबल कर दो अमाउंट एक साल में कॉल इन एडवांस का। बढ़िया है ना? नो? यस? बोलो, कर सकते नहीं कर सकते? लाइव स्ट्रीम में मेरे को जरा इसका जवाब दो सब लोग, क्या कॉल इन एडवांस का इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं? हाँ? अगर अब थोड़ा लॉजिकली सोचो, अगर समझो कॉल इन एडवांस का अमाउंट बढ़ाना शेयर होल्डर को अलाउ किया, तो शेयर होल्डर क्या करेंगे पता है? कॉल इन एडवांस का अमाउंट कर देंगे 100% पे 200%, और मार्केट में जितने भी म्यूचुअल फंड में उनके पैसे पड़े हैं सब लाके कंपनी को दे देंगे, और मस्त उसके ऊपर डबल ट्रिपल अमाउंट कमाएंगे। मस्त, कितना अच्छा आइडिया है ना? तो एक्चुअली बताओ, प्रैक्टिकली ये होना नहीं चाहिए पर थ्योरेटिकली अलाउड है। थ्योरेटिकली अलाउड है। ये काइंड ऑफ लूप होल है कंपनीज एक्ट के अंदर, पर ये प्रोटेक्ट हो जाएगा ऊपर AOA के ऑथोराइजेशन से। क्योंकि क्या बोला है आर्टिकल में, कॉल इन एडवांस ऑथोराइज तब है जब कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में है। बेस्ट इंटरेस्ट का मतलब आप इंटरेस्ट एक रीजनेबल अमाउंट से ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। इज इट वेरी क्लियर गाइस? यस और नो? एकदम छुपा हुआ प्रोविजन, बहुत अच्छे से याद रखना। अगला वाला, द पावर ऑफ अ कॉल इन एडवांस शॉल बी यूज्ड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। अब ये पॉइंट ऑप्शनल मैंने क्यों लिखा है, आप चाहो तो एग्जाम में लिख सकते हो, चाहो तो नहीं, पर ये पॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री है टू द पॉइंट नंबर कौन सा? 1। समझ में आया पक्का? जोर से बोले सुनो। तो यहां वोटिंग का ही डिस्कशन चल रहा है, उसको हमने 106 में देखा,
उसको हमने कॉल इन एडवांस में देखा। सबसे आखिरी टाइप्स ऑफ वोटिंग, तो अलग अलग टाइप की वोटिंग अलग अलग मीटिंग्स में है, अलग एक ही मीटिंग में है। 107 में वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड। व्हाट इज शो ऑफ हैंड? बस ये कर लिया, वोट हो गया। पर वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड का एक ड्रॉबैक है, पूछो क्या? आप कितने शेयर होल्ड करते हो उससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हाथ पे थोड़ी लिखोगे 200 शेयर है ऑब्वियसली नॉट। तो 1 मेंबर इज इक्वल टू 1 वोट इन शो ऑफ हैंड। दूसरा है वोटिंग बाय पोल, इसमें आप कितने शेयर होल्ड करते हो इससे फर्क पड़ता है, बिकॉज आपके नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वोट। देन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, ईमेल वीमेल के थ्रू, देन पोस्टल बैलॉट, घर पे बैठे बैठे। तो ये जब आएगा तब हम इसको देखेंगे। इज इट वेरी क्लियर? इसके बाद में बस इतना ही डिस्कशन हमको सेक्शन का में करना था 47। अब 47 तो हो गया है, मैं रादर आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार 50 पढ़ ले इमीडिएटली, 47 के एक दो सेक्शंस के बाद होगा। गो फॉर इट फास्ट। एओए में ऑथोराइज है, वो टाइम इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं बेटा, थेरोटिकली अलाउड है, पर प्रैक्टिकली करना नहीं चाहिए, नहीं तो कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में होगा, नहीं तो पूरा प्रोविजन ही खारिज हो जाएगा एमएच के। लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आया जरूर बोलिए प्लीज, और किसी को स्क्रीनशॉट्स चाहिए ले लीजिए फटाफट। बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया सबने? थर्ड वन ले लो स्क्रीनशॉट। यहाँ पे सेक्शन नंबर 47 एंड सेक्शन नंबर 50 आपका होता है क्या बोले एक बार से खत्म। अब कुछ चीजें हैं जो मैं खुद रीड करके यहाँ पे आपको समझाऊंगा रिगार्डिंग 47 एंड सेक्शन नंबर कौन सा बोले एक बार से 50। आ जाइए मेरे साथ में रीड करते हैं, लेट्स गो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आ जाइए, किधर गया? हाँ, सेक्शन नंबर 47 दैट इज केवल एक बार उसे वोटिंग पावर। अब इसमें तो नॉर्मली सब कुछ बोला गया है कि कहाँ कैसे वोट वगैरह करना है, किस प्रकार से वोटिंग है। मैं जा रहा हूँ एनालिसिस पे। एनालिसिस पे पॉइंट नंबर 1, वोटिंग पावर का जो डेफिनेशन है वो दिया है सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर कौन सा बोले एक बार 93, जिसके अंदर बोला गया है कि आप वोटिंग कंपनी के जनरल मीटिंग में कर सकते हो या पोस्टल बैलॉट के थ्रू कर सकते हो। दूसरा, निधि कंपनी में ये खास पॉइंट है, कृपया इसको स्टार मार्क करके रखिएगा। एक आधी बार ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है, बहुत सारी जगह पे आपको ये दिखेगा नहीं, पर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में है। निधि कंपनी के केस में आपके पास भले ही कितने भी शेयर हो, पर बोला गया है निधि कंपनी में कोई भी मेंबर ये वोटिंग बाय पोल 5% से ज्यादा वोटिंग पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता। मतलब आपके पास हो सकता है 50% होल्डिंग हो, पर आपके प्रोपोर्शनेट वोट सिर्फ कितने माने जाएंगे 5%। क्यों ऐसा? क्योंकि निधि कंपनी इज अबाउट कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द शेयर होल्डर्स विच विल बी यूज्ड फॉर देयर ओन बेनिफिट। इज इट वेरी क्लियर? इट लाइक अ चिट फंड, इट इज लाइक क्या बोले एक बार चिट फंड, इसलिए उनको वोटिंग नहीं मिलते हैं ज्यादा। नेक्स्ट वाला,
whether the member can exercise a voting right in case their call is in arrear or they have any dues pending towards company। तो 106 बोलता है कॉल इन अरियर में नो वोटिंग राइट, और लीन में भी कोई भी वोटिंग राइट नहीं है। फिर एडवांस कॉल के ऊपर कोई वोटिंग राइट नहीं है, वो भी बोला है। फिर बात की जा रही है डिफरेंशियल वोटिंग राइट में क्या होगा। अब हम सेक्शन 48 में जाएंगे डिफरेंशियल वोटिंग राइट के लिए, तब आपको समझ में आएगा। हालांकि कल हमने डिफरेंशियल वोटिंग राइट का एक केस देखा था कि भाई मैक्सिमम डिफरेंशियल वोटिंग राइट के शेयर कितने हो सकते हैं, बोलो मैक्सिमम 74%। बहुत बढ़िया। नीचे whether creditors of the company have a right to vote in the general meeting, they do not have a right to vote in general meeting, however they can vote in the case of insolvency, winding up, amalgamation etc। नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी जनरल मीटिंग में वोट नहीं कर सकते, ऑडिटर भी नहीं, पर उनको डिस्कशन पार्टिसिपेशन का राइट है। नेक्स्ट वाला, अगर प्रेफरेंस शेयर्स है जिनके डिविडेंड कितने साल के एरियर में है, बताओ बोलो एक बार, 2 इयर्स या उससे ज्यादा, तो ही जाके वो वोट कर सकते हैं। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड अगर 2 साल या उससे ज्यादा एरियर में है तो उनको कितना % वोटिंग मिलेगा। तो आंसर है कि ऐसे केसेस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेड अप कैपिटल लेना जिनका अरियर में है। समझो 50 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर है जिनका पेड अप कैपिटल, जिनका डिविडेंड अरियर में है। फिर इक्विटी शेयर उठाना जो समझो लेट्स से 100 करोड़ है, तो 50 करोड़ 100 करोड़ टोटल कितना हो गया 150 करोड़, ये 100% माना जाएगा। ठीक है, उस प्रोपोर्शन में प्रेफरेंस शेयर्स को 1/3 वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर होल्डर्स को 2/3 वोटिंग राइट मिलेंगे। इज इट वेरी क्लियर? सो इट इज इन द प्रोपोर्शन टू पेड अप कैपिटल। अच्छा वाला प्रोविजन है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, स्टार मार्क करके रखना। नेक्स्ट वाला, आईएफएससी कंपनीज के वोटिंग राइट्स वगैरह जो है वो एमओए के हिसाब से डिफाइड किए जाएंगे। अब ये होने के बाद में मैं जा रहा हूं कॉल इन एडवांस के सेक्शन के ऊपर, जो है सेक्शन नंबर कौन सा बोले एक बार, उसे 50 आ जाइए। अब उन्होंने बोला है कि इट शुड बी ऑथोराइज्ड बाय द एओए, विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोटिंग राइट। एक खास केस लॉ है जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दिया है, पॉइंट नंबर 3 में स्टार मार्क करके रखिएगा, वो मैं बता रहा हूं। इंटरेस्ट कैन बी पेड ऑन द कॉल इन एडवांस इफ परमिटेड बाय आर्टिकल। एओए अलाउ करता है तो दे सकते हैं। इंटरेस्ट रेट कुड बी वेराइड बाय शेयर होल्डर, शेयर होल्डर इंटरेस्ट रेट वेराई कर सकते हैं। इन कहां पे बोले एक बार, जनरल मीटिंग। जैसे अगर 6% इंटरेस्ट है तो आप 10% तक कर सकते हो। ये बोला है इन केस ऑफ सीआईटी वर्सेस मणिपाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अच्छा केस है, स्टार मार्क करना। मेरे को समझ नहीं आ रहा सीआईटी का मतलब क्या है। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, बराबर है ना। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का केस कंपनी लॉ में काहे को आया। इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा क्या। अब बहुत अच्छे से सुनना क्या किया था सीआईटी वर्सेस मणिपाल में। ये पॉइंट हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू केस इंपॉर्टेंट है, पर उसका बेस अगर मैं अच्छे से क्रिएट करूं तो केस भी याद रहेगा, इसलिए सुनना। आपको शायद पता होगा प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कोई भी कंपनी हो, चलो सिर्फ मैं लिखता हूं क्या बोले बार, कंपनी जो खुद प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट के ऊपर स्ट्रेट अवे 30% टैक्स बर्डन आता है। फिर ये 30% काटने के बाद में कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसके ऊपर आता है डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। और फिर ये प्रॉफिट डीडीटी के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब अगर आप देखो तो कंपनी का प्रॉफिट के ऊपर 30% लग गया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे लग गया, और फिर जब ये इंडिविजुअल के हाथ में आता है, शेयर होल्डर के हाथ में आता है, तो शेयर होल्डर को डिविडेंड अदर सोर्सेस ऑफ इनकम में उसके स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स किया जाएगा। तो आप सोचो ये ट्रिपल टैक्सेशन हो गया। कंपनी ने खुद के प्रॉफिट पे किया, ऊपर से डीडीटी पे किया, ऊपर से स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेशन लग रहा है। चलो बहुत सारे लोग इसको यहां से कट करते और बोलते डबल टैक्सेशन है, डीडीटी और दिस वन। इसलिए देखना आप, लोग कंपनी से सैलरी के फॉर्म में ज्यादा चीजें लेते हैं या किसी और फॉर्म में लेते हैं रादर देन डिविडेंड। क्यों? बिकॉज डिविडेंड डबल टैक्स होता है। इज इट वेरी क्लियर? अब आप सोचो कि कंपनी का फोकस कंपनी का प्रॉफिट आया 100 करोड़, 100 करोड़ में से 30 यहीं कट गए, बचे कितने 70। इधर 70 आया, 70 पे 10-12% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगा, मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं पता, लेट्स एवरेज टेक 15, तो बचे कितना 55 शेयर होल्डर के हाथ में गया तो उसके ऊपर 30% टैक्स रेट लग गया, मतलब और 15, कितना बचा 40। मतलब एक्चुअल प्रॉफिट के सिर्फ 40% शेयर होल्डर को एंजॉय करने के लिए मिल रहा है। अब इसका स्किप वे लोगों ने क्या ढूंढा पता है, सीआईटी वर्सेस मणिपाल इंडस्ट्रीज के अंदर उन्होंने ये जो 100 करोड़ का टैक्स आया ना, इसको डिविडेंड की तरफ जाने ही नहीं दिया। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, कॉल इन एडवांस पे किया, कॉल इन क्या पे किया, एडवांस, और उसके ऊपर लमसम 30-40% का इंटरेस्ट दिखा दिया। तो उससे हुआ क्या, जितना कॉल इन एडवांस था उसके ऊपर 30-40% इंटरेस्ट आया, डीडीटी
स्किप हो गया। ऊपर से कंपनी को एक्सपेंसेस करके क्लेम करने के लिए मिल गया इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, तो कंपनी का टैक्सेशन भी स्किप हो गया। मतलब तुमने डीडीकेटी भी स्किप किया, कंपनी का टैक्स भी स्किप किया, एंड स्ट्रेट अवे तुमने उसको स्लैब रेट के अंदर खींच लिया। समझ में आ रहा है? तो आपका 2 टैक्स बच गया ना। और अब ऐसे सिचुएशन में इन्होंने क्या किया, कॉल इन एडवांस का इंटरेस्ट रेट 30-40% रखा। तो केस ये हो गया था कि भाई साहब कंपनी के शेयर होल्डर कॉल इन एडवांस का इंटरेस्ट इतना ज्यादा रख सकते हैं क्या, क्योंकि इन्होंने जितना इंटरेस्ट बढ़ाया उतना टैक्स कम देना पड़ेगा। इसलिए केस किसके खिलाफ हो गया, सीआईटी वर्सेस मणिपाल इंडस्ट्रीज। क्योंकि आप यहां पे जितना इंटरेस्ट बढ़ाओगे उतना उधर कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सीआईटी ने केस ठोक दिया, ये तो गलत कर रहे हैं, पर डिसीजन मणिपाल इंडस्ट्रीज के फेवर में आया कि तुम चाहे जितना बढ़ा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इज इट वेरी क्लियर? बट इट शुड बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। कंसेप्ट समझ में आया पक्का मैं क्या कह रहा हूं? दिस इज अ इनकम टैक्स केस विच इज बीइंग रेफर्ड हियर, एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग। नीचे अगला वाला, वेदर द शेयर होल्डर कैन पे कॉल इन एडवांस वॉलेंटरीली टू कंपनी। का शेयर होल्डर मनमर्जी से पे कर सकते हैं? नहीं, एओए में बोला तो ही दे सकते हैं। वेदर शेयर होल्डर कैन डिसाइड एनी इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस इन जनरल मीटिंग। तो इसका आंसर थोड़ा लॉजिकल बेसिस पे देना पड़ेगा, तो कृपया एक बार आंसर पढ़िएगा आराम से, गो फॉर इट फास्ट। जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया वो वहां पे दिया है। लाइव स्ट्रीम में समझ में आया सीआईटी वर्सेस मणिपाल इंडस्ट्रीज? प्लीज बताइएगा गाइस। चलो बहुत बढ़िया, पढ़ लिया सबने क्वेश्चन? आंसर क्लियर है? सो प्रैक्टिकली करना नहीं चाहिए बट थियोरेटिकली अलाउड है, और हालांकि इसके ऊपर एक केस भी है फेवर में, तो फिर तो लोग किए बगैर तो रहेंगे नहीं। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? पर आपको प्रूव करना पड़ेगा कंपनी का इंटरेस्ट में। नेक्स्ट वाला, व्हाट विल बी द सिचुएशन इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द शेयर होल्डर हु पेड अ कॉल इन एडवांस। वाइंडिंग अप के केस में कॉल इन एडवांस जिसने दिया उसका सिचुएशन क्या रहेगा? तो फॉर द अमाउंट ऑफ कॉल इन एडवांस ही विल बी ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर, और जैसा मैंने बोला इसको आपको इक्विटी और प्रेफरेंस के पहले पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ, पर कौन से अमाउंट के लिए? सिर्फ एडवांस। जो एक्चुअल कॉल्ड अप अमाउंट है वो एज ए इक्विटी ही पे होगा। इज इट वेरी क्लियर? चलो वो भी पढ़ लीजिए फटाफट। हो गया सबका? बहुत बढ़िया, सबको समझ में आए तो। इंसुल, अविरल, नेहा, एमएच के, रेणुका, सुमेश, बढ़िया, लेट्स गो। यहां तक आइडिया क्लियर है? नाउ शिफ्ट बैक टू सेक्शन नंबर 48, और एक बार सेक्शन 48 रीड करो, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स। सेक्शन 48 रीड करना है, शेयर वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स। एग्जाम में अगर इंटरेस्ट का पॉइंट आया तो आप सीआईटी वर्सेस मणिपाल इंडस्ट्रीज लिखोगे केस लॉ, और लिखोगे अलाउड है, बाकी उसके ऊपर कोई कमेंट मत करना, ठीक है? अलाउड है बस इतना लिख के वापस आ जाना है, ठीक है? जादू
48 पढ़ने के बाद डन बोल दीजिएगा सब लोग, तो इमीडिएटली 48 पे शिफ्ट हो जाएंगे हम। डन एवरीबॉडी, चलो आ जाइए फटाफट फटाफट। वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स पढ़ रहे हैं हम, बहुत अच्छे से ध्यान देना। अब सबसे पहली बात सेक्शन नंबर 48 से इज दैट कि आप किसी भी क्लास के राइट्स को वेराई कर सकते हो, पर इसके सी इट इज लाइक एटॉमिक बॉम्ब, हाँ चेन रिएक्शन है। क्योंकि आप सोचो 10 रुपए फेस वैल्यू वाले शेयर होल्डर है, 20 रुपए वाले हैं, 50 रुपए वाले हैं, 100 रुपए वाले, अलग अलग क्लास के शेयर होल्डर है। तुमने 10 रुपए वालों का राइट वेराई किया तो हो सकता नहीं इसका असर 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए पे हो। और एक ही क्लास का राइट जब अल्टर करोगे, दूसरे क्लास वाले ऐसे देखेंगे ना, ये क्या कर रहा है, कहीं इसके साथ पार्शियलिटी तो नहीं कर रहा है, कहीं हमारे खिलाफ तो नहीं जा रहा है। इसलिए वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट ना काफ़ी रेयर सेक्शन है, नॉर्मली कोई करता नहीं है। क्योंकि अगर ये किया तो बचे हुए सारे शेयर होल्डर को दिक्कत हो सकती है, बिकॉज जिनका वेरिएशन कर रहे हो वो गलत तो कुछ करने नहीं देंगे, और अगर तुम उनका अच्छा करने जाओगे तो बाकी सबके साथ ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। इसी वजह से सी इट इज लाइक अ क्लास ऑफ विजय सर एंड दर्शन सर, कि विजय सर ने अगर एक्स्ट्रा लिया तो दर्शन सर का क्लास का समय कम हो जाएगा। बोलो आए हैं ना एवरीबॉडी, जो हमेशा होता है। मतलब वो आदमी ने मेरे इतने सारे लेक्चर खाए हैं, मतलब इतना समय खाया है कि सारा अगर मैं जमा करूं तो मेरी एक बैच बन जाएगी। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। तो अगर समझो विजय सर ने खुद के क्लास का टाइम चेंज किया तो इसे अपने क्लास को प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा। अब इसके अंदर देखो थोड़ा सा, ये बस इसी कंसेप्ट से सब कुछ सीख जाओगे। विजय सर अगर उनके क्लास का टाइमिंग चेंज कर रहे हैं, लेट्स से अगर कर रहे हैं, तो उन्होंने खुद के स्टूडेंट को पूछना चाहिए ना कि क्यों रे करूँ क्या। वो पूछते नहीं, बात अलग है, वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट, वो पूछते नहीं है, बात अलग है, पर क्या उन्होंने स्टूडेंट को पूछना चाहिए? यस। मतलब जिस क्लास के राइट चेंज हो रहे हैं उसका अप्रूवल। सो बोलो रिस्पेक्टिव क्लास का अप्रूवल, बोलो। फिर उनके वजह से मेरा टाइम चेंज होगा तो मेरा भी अप्रूवल चाहिए ना मेरे क्लास का, तो चेंज्ड क्लास का भी अप्रूवल, अफेक्टेड क्लास का अप्रूवल। बोलो क्या बोलना है, लेंगे नहीं वो बात अलग है, पर अफेक्टेड क्लास का अप्रूवल। सब जन उंगली पे गिनना शुरू करो। पहला रिस्पेक्टिव क्लास का अप्रूवल, अफेक्टेड क्लास का अप्रूवल। पर क्या ये जो तुम्हारा क्लास का टाइम शिफ्ट किया ये पैम्फलेट पे लिखा था? क्या तुम्हारे साथ ये नाइंसाफी हो रही है? नहीं हो रही है। पैम्फलेट पे लिखा था 2 घंटा आदमी पेल देता है 4 घंटा, ये कोई बात हुई? बोलो हाँ या ना। सो तीसरा वाला, थर्ड वन कौन सा? एमओए, टर्म्स ऑफ इशू, सॉरी टर्म्स ऑफ इशू के हिसाब से काम होना चाहिए कि ओरिजिनल एग्रीमेंट पे जो लिखा था उसको फॉलो करना जरूरी है। इज इट वेरी क्लियर? सो एक बार वापस से गिनो, रिस्पेक्टिव क्लास का अप्रूवल, साथ में अफेक्टेड क्लास का अप्रूवल, साथ में पैम्फलेट, टर्म्स ऑफ इशू, और उसके बाद में हमारे एकेडमी के भी मेमोरेंडम आर्टिकल होंगे ना, जिसके अंदर ये लिखा हुआ होना चाहिए कि बच्चों के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। मानता नहीं है, मानेगा कोई नहीं, जुल्म सब करेंगे, पर ये एकेडमी के एमओए के साथ होना चाहिए ना, ऐसा हाँ है ना। सो एमओए एओए ऑफ द कंपनी, सब लोग बोलो क्या बोलना है, एमओए एओए ऑफ द कंपनी। सो 4 अप्रूवल हो गए। एक बार वापस से, रिस्पेक्टिव क्लास का अप्रूवल जिसके टर्म्स चेंज कर रहे, अफेक्टेड क्लास का अप्रूवल जिसके साथ जागती हो रही, टर्म्स ऑफ इश्यूज के हिसाब से होना चाहिए, और एमओए एओए के हिसाब से होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपके टर्म्स चेंज हो सकते हैं। पर इसमें भी कुछ बच्चे रहते हैं कि नहीं हमको नहीं पसंद, हम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है, कौन से बोले एक बार, डिसेंडिंग। हालांकि क्लास में कोई फर्क नहीं पड़ता इसे, डिसेंडिंग तो डिसेंडिंग हम तो लेंगे, पर जो अगर कंपनी का शेयर होल्डिंग है और कोई डिसेंडिंग शेयर होल्डर है जो बोल रहा है नहीं ये नहीं चलेगा, अगर ऐसे शेयर होल्डर 10% से ज्यादा है, टोटल स्ट्रेंथ के 10% से ज्यादा है, तो ये रोते रोते जा सकते हैं एनसीएलटी, अभिषेक सर के पास। किसके पास जा सकते हैं? एनसीएलटी, अभिषेक सर के पास, और बोल सकते हैं देखो तुम्हारे टीचर क्या कर रहे हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। तो एनसीएलटी की अपील कितने दिनों में होनी चाहिए? 21 डेज। जोर से बोलो कितने दिनों में? 21 डे। पर एनसीएलटी यहां जो डिसीजन देगा वो फाइनल रहेगा। अभिषेक सर ने तुमको हकाल दिया तुच्छ तरीके से, जो वो नॉर्मली करते हैं, या अभिषेक सर ने तुमको हकाल दिया तुच्छ हट यहां से, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में द डिसीजन इज फाइनल। द डिसीजन इज क्या बोले एक बार? फाइनल। और ये आपको फाइल करना पड़ेगा आरओसी के साथ, ऋषभ सर।
समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? किसके बाद पहले करना पड़ेगा? आरओसी के। बस यही लिखा है, बस आप सिर्फ समझते जाओ। लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आएगा जरूर बोलो। सो एक बार वापस गिराऊं, कौन कौन सा अप्रूवल? रिस्पेक्टिव क्लास का अप्रूवल, अफेक्टेड क्लास का अप्रूवल, टर्म्स ऑफ इशू, एमओए। जो डिसेंडिंग है कितने परसेंट से ज्यादा होना चाहिए? 10% से ज्यादा। तो कहां जाएंगे? एनसीएलटी। एनसीएलटी का डिसीजन इज फाइनल विच शुड बी फाइल्ड विद द आरओसी। एकदम सिंपल। देखो सबसे पहली बात, इस सेक्शन में ना एक वर्ड यूज किया है, प्री एम्प्टिव शेयर्स। बहुत सारे बच्चे इस वर्ड को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे। ठीक है, प्रीएम्प्टिव का मतलब आप ऐसा समझिए, काइंड ऑफ प्री बुकिंग। अभी सैमसंग का फोल्ड का फोन वगैरह रिलीज हो रहा है, अभी आई गेस प्रोबेबली 7 जुलाई को इवेंट है, नया फोन रिलीज करे, वो उसमें प्री बुकिंग लेते हैं कि भैया प्री बुक करो और 10,000 के बेनिफिट पाओ। कुछ नहीं, उल्लू बनाने का कार्यक्रम है। ठीक है, मेरे पास बेटर वर्ड है बट आई विल से उल्लू। सो उल्लू बनाने का कार्यक्रम है। कौन सा कार्यक्रम है? उल्लू। प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है प्री बुकिंग। प्री बुकिंग वाले को स्पेशल राइट होता है। उसी प्रकार जब कंपनी के सब्सक्राइबर्स आते हैं ना, ओरिजिनल सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर तो प्री बुकिंग में ही आते हैं ना। तो ऐसे अगर कोई इशू किया है जिसमें प्री इशू के अंदर आप शेयर होल्डर लाए हो, तो उनके क्लास को अगर राइट्स आप चेंज कर रहे हो तो उसे प्रीएम्प्टिव क्लास का राइट अल्टरेशन बोला जाएगा। कौन से क्लास का राइट अल्टरेशन बोला जाएगा? प्रीएम्प्टिव क्लास। उसके लिए भी सेम प्रोसेस लगेगी। क्वेरी रेज हुआ था, एक क्वेरी रेज हुआ था कि सर नॉर्मल क्लास के आप राइट वेराई कर रहे हो तो उस केस में तो प्रोसीजर लगेगा, चलो ठीक है। व्हाट अबाउट ओरिजिनल सब्सक्राइबर है? बिकॉज मैंने आपको बोला था वंस सब्सक्राइबर ऑलवेज सब्सक्राइबर, वंस प्रमोटर ऑलवेज। तो सर बोले ओरिजिनल सब्सक्राइबर जो प्रीएम्प्टिव बेसिस पे आए थे उनका अगर राइट अल्टर हुआ तो भी प्रोसेस लगेगा? तो आंसर है हाँ। आंसर क्या है? हाँ। अब सुनिएगा, अदर क्लासेस का अगर आप कोई भी क्लास का अगर आप राइट अल्टर कर रहे हो तो सबसे पहले बेस इक्विटी शेयर्स का आपको अप्रूवल लगेगा। दूसरा डिफरेंशियल वोटिंग फेवर वाले राइट्स का, डीवीआर के शेयर है, प्रेफरेंस शेयर्स है, कोई स्टेक होल्डर है, इनमें से किसी के भी राइट आप अल्टर कर रहे हो तो आपको अप्रूवल लेना है। जिस क्लास का आप अल्ट्रेशन कर रहे हो उसका अप्रूवल लेना है। तो नीचे मैंने लिखा है दैट इज ओरिजिनल क्लास का स्पेशल रेजोल्यूशन, दिस इज रिस्पेक्टिव क्लास। सब जन गिनते रहो कौन सा, और लाइव स्ट्रीम में भी सबने उंगलियां दिखानी है, चारों। हाँ चारों, लेट्स गो। सो कौन सा क्लास? रिस्पेक्टिव क्लास। दूसरा कौन सा है? अफेक्टेड क्लास। सेकंड वाला अफेक्टेड। तीसरा टर्म्स ऑफ इशू। चौथा यम यो ये यो ये। इज इट वेरी क्लियर? फिर उसके बाद में डिसेंडिंग शेयर होल्डर अगर 10% से ज्यादा है तो 21 डेज, 21 देने के लिए, सॉरी 21 दिन में किसके पास जाएंगे बोले एक बार? एनसीएलटी। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? और एनसीएलटी का जो डिसीजन है वो 30 डेज में किसको फाइल करना है? आरओसी। बस इतना है आपका सेक्शन नंबर 48। एक बार रीड कर लीजिए। लाइव में समझ में आएगा जरूर बोलिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट फटाफट। दूसरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलो डन, आगे बढ़ो मैं पक्का, यस और नो, लेट्स गो। सो यहाँ पे आपका सेक्शन नंबर कौन सा कंप्लीट होता है बोले एक बार उसे, 48, जो किसका है बोले एक बार, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट। अब मैं इसके बाद में जाना चाहूंगा वापस फॉर्मूला बुक के अंदर, आप वहीं रहिएगा, वहां पे हम नेक्स्ट सेक्शन पढ़ने वाले। अच्छा ये सब समझ में आया ना? हाँ, इसमें दो और एडिशनल चीजें रहेगी, वो मैं बोल दूं एक बार। अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इशूड है, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर, लेट्स से 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑलरेडी इशूड है, और आप नया एक और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का इशू लेके आ रहे हो 8% प्रेफरेंस शेयर्स का, तो ऑब्वियस सी बात है पहले जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है वो 10% है, दूसरे 8% है, तो 10% वालों को डिविडेंड में दिक्कत हो सकती है, बट फिर भी इसको सेक्शन 48 नहीं लगेगा, इट इज कंसिडर्ड एज फ्रेश इशू। इज इट वेरी क्लियर? सो नया भी कोई आप शेयर उसका इशू लेके आ रहे हो, या आप शेयर्स का रिडक्शन कर रहे हो, बायबैक कर रहे हो, कैंसलेशन कर रहे हो, तो उसको आप वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट नहीं बोल सकते, उनके लिए स्पेसिफिक। क्यों ऐसा रीजन है? क्योंकि उनके लिए स्पेसिफिक सेक्शंस है, जब उनके लिए स्पेसिफिक सेक्शन बने तो उसमें सब्जेक्टिव अप्रूवल लिखे हुए हैं, आप अगर वो प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तो उसको वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट का ये सेक्शन 48 नहीं लगेगा। दो केसेस इसके ऊपर डिस्कस किए, इंस्टीट्यूट के अंदर दिए हैं, याद रखने की कोशिश करना, व्हाइट वर्सेस ब्रिस्टल एरोप्लेन कंपनी लिमिटेड, और दूसरा एसआर स्टील लिमिटेड वाला केस है, दोनों केसेस को याद रखने की कोशिश करना। इज इट वेरी क्लियर बच्चों? बोलो हाँ या ना। चलो फुल स्टॉप, यहां पे आपका खत्म होता है सेक्शन नंबर 48। नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर हम जा रहे हैं, अगला सेक्शन है 49। 49 किसका है? कॉल्स ऑन शेयर्स का। अब इसको मैं पढ़ता हूं, साथ साथ में फोकस करना अच्छे से। कॉल्स शॉल बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म बेसिस गाइस? एक क्लास के ऊपर इकट्ठा कॉल होगा, ऐसा नहीं समझो कंपनी में 3 क्लास के शेयर होल्डर है तो जरूरी नहीं है तीनों के ऊपर एक साथ कॉल होगा, एक क्लास के शेयर होल्डर्स के ऊपर इकट्ठा कॉल होगा, उस क्लास में जितने शेयर होल्डर है सब के सब एक साथ कॉल पे करेंगे। अब इससे आप ये नहीं बोल सकते कि एक क्लास पे कॉल किया तो बच्चों 2 क्लास के ऊपर भी कॉल करो, नहीं, एक क्लास के ऊपर एट ए टाइम, हाँ करना है तो तीनों पे भी कर सकते हैं, इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर अगर आप कॉल कर रहे हो और एक क्लास पे कर रहे हो तो सारे शेयर होल्डर ऑफ दैट क्लास विल बी लायबल। ऐसा नहीं कि तुम पहले दे दो तुम बाद में दे दो। दूसरा, यूजुअली शेयर्स विद द सेम नॉमिनल वैल्यू आर कंसिडर्ड एज अ सेम क्लास। अगर एक नॉमिनल वैल्यू के शेयर है 10 रुपए तो 10 रुपए का क्लास माना जाएगा। नीचे वाला, हाँ डिफरेंट सम्स डिफरेंट क्लास के ऊपर पेड अप हो सकता है कॉल्स के हिसाब से। नीचे, शेयर होल्डर ऑन होम द रेगुलर कॉल फॉर द पेमेंट हैज बीन सर्व्ड मे चूज टू पे ओनली अ पार्ट ऑफ द सम। हियर इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर दैट द डेट ऑफ द कॉल मेड इज an entire and indivisible debt thereof. The company may be bound to accept the amount tendered by the, किसने बोले एक बार, शेयर होल्डर। क्या ये पॉइंट का मतलब आप मुझे बता सकते हो? पढ़ो एक बार वापस से। इसका मतलब क्या है? एनीवन कैन टेल मी? लाइव स्ट्रीम में कृपया बोलने की कोशिश कीजिए, ये प्रोविजन का मतलब क्या है? आप बोलोगे तो बेटर है। वेलकम बेटा अक्षी। पूरी अमाउंट पे करना है या आधी भी चलेगा? समझो कॉल मैंने किया है अगर 4 रुपीज का, 10 रुपीज का शेयर से 6 रुपए पेड अप है, 4 का कॉल किया तो क्या पूरा 4 पे करना पड़ेगा या 2 3 कुछ भी पे किया तो वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा? जो भी शेयर होल्डर अमाउंट देगा, आपका कॉल 4 रुपीज का है, शेयर होल्डर जो भी अमाउंट देगा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ 4 से ज्यादा नहीं, 4 से ज्यादा अगर फेस वैल्यू खत्म हो रहा है तो नहीं, फेस वैल्यू खत्म नहीं हो रहा तो एडवांस माना जाएगा। इज इट वेरी क्लियर? पर जितना शेयर होल्डर दे रहा है उतना आपने लेना चाहिए। आप ऐसा मना नहीं कर सकते 2 रुपए मत दे, ठीक है, बिकॉज उतना ही शेयर होल्डर का बर्डन रिड्यूस होता है और कंपनी का उतना ही लिक्विडिटी बढ़ता है। दूसरी बात, शेयर होल्डर को उस पे की हुए अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा ना, बिकॉज कॉल इन अरियर्स पे भी इंटरेस्ट लगता है। इफ यू डोंट नो, सेम टेबल एफ जो कॉल इन एडवांस पे 12% बोलता है वो कॉल इन अरियर्स के लिए 10% भी बोलता है। इज इट वेरी क्लियर? तो उतना ही शेयर होल्डर का लाइबिलिटी कम हो जाएगा ना इंटरेस्ट का, तो आप इसको मना कर नहीं सकते। खास चीजें, हाउ मच कॉल कंपनी शॉल मेक, इट विल बी डिसीजन ऑफ किसका बोले एक बार, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर।
इसके लिए ना आपको पता है सीए फाइनल लेवल पे आपको एक सेक्शन आएगा, सेक्शन 179, जिसमें बोर्ड के पावर्स दिए हैं। किसके पावर्स दिए हैं? बोर्ड के। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पावर है, कॉल कितना करना है वो डिसाइड करेंगे, बिकॉज मैनेजमेंट उनके हाथ में, तो उनको पता है लिक्विडिटी कितनी चाहिए। दूसरा, वेयर ए शेयर होल्डर पेड द फर्स्ट 2 कॉल्स आफ्टर अ ग्रेट डिले एंड निग्लेक्टेड टू पे द थर्ड कॉल, पहले 2 कॉल उसने बहुत डिले के बाद पे किए हैं और तीसरा कॉल पे ही नहीं किया, एंड द डायरेक्टर बीइंग अनॉयड एंड कॉल्ड अपॉन हिम टू पे द होल अमाउंट ड्यू, मतलब पहले 2 कॉल पे नहीं किए, तीसरा ऐसे फट्टे फुट्टे पे किया, तो डायरेक्टर परेशान हो गए, बोले क्या लगा के रखा? डायरेक्टर ने बोला एक काम कर, तू सारा फेस वैल्यू दे। क्या डायरेक्टर ये कंपल्शन कर सकते हैं? क्या डायरेक्टर कंपल्शन कर सकते हैं? नहीं। इन योर ओपिनियन इज द कॉल इज वैलिड? अ कॉल कांट बी मेड ऑन सम ऑफ द मेंबर्स ओनली, किसी स्पेसिफिक मेंबर पे कॉल नहीं होगा अनलेस दे कॉन्स्टिट्यूट अ सेपरेट क्लास। एक क्लास के ऊपर पूरा, अगर तुम किसी शेयर होल्डर को स्पेसिफिकली बोल रहे हो कॉल दे, तो सभी क्लास को पूरा बोलना पड़ेगा, उस क्लास के सारे शेयर होल्डर को बोलना पड़ेगा दे। ये कहां डिसाइड किया है? गैलोवे वर्सेस हैले कॉन्सर्ट सोसाइटी। सर पर व्हाट इफ शेयर होल्डर इरिटेट कर रहा है? भैया इरिटेट करवा के लेना डायरेक्टर का काम है, तुम्हें रखा ही उस लिए है, तुम्हारा काम मैनेजमेंट का है ना। इसी को तो मैनेजमेंट बोलते हैं कि 10 लोग पे नहीं करेंगे, 5 लोग मिट्टी खाएंगे, 15 लोग झगड़ेंगे, फिर भी तुमको वसूल करते आना चाहिए, दैट इज योर वर्क। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? ये केस को याद रखना, इस केस को स्टार मार्क करना। हाँ, फोरफिट कर सकते हैं, उसका भी राइट है, फोरफिचर का इंटरेस्ट लगाने का राइट है, तो यू कैन यूज देम ना। यस और नो? नीचे, हाउ मच इंटरेस्ट शॉल बी चार्ज ऑन कॉल इन अरियर वेदर द मेंबर कैन अल्टर द सेम, कितना इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं कॉल इन अरियर पे। अब सवाल कॉल इन अरियर पे कितना और मेंबर अल्टर कर सकते हैं, तो कॉल इन एडवांस अगर अल्टर कर सकते तो अरियर तो कर ही सकते हैं ना। अगर कॉल इन एडवांस अल्टर कर सकते हैं, सीआईटी वर्सेस मणिपाल इंडस्ट्रीज, तो ये तो कर ही सकते हैं ना। हाँ है ना? तो एक बार पढ़ लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। Sure, done everybody? ओके, यहां तक आइडिया क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, फोकस करना अच्छे से। यहाँ पे आपका सेक्शन नंबर 49 भी होता है खत्म। 50 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, कॉल इन एडवांस आज ही, इज इट? जाते हैं 51 पे, बात चल रही है डिविडेंड की। मेरे को एक बहुत जोर से सवाल है, बहुत ही जोर से। क्या नहीं नालायक, पूछो क्या? क्या हो? तो बहुत जोर से सवाल आया, पूछो क्या? डिविडेंड पेड अप वैल्यू पे दिया जाता है या फेस वैल्यू पे? क्या बात कर रहे हैं, हमने तो सोचा था डिविडेंड प्रॉफिट के हिसाब से दिया जाता है। पेड अप प्रॉफिट के हिसाब से जरूर दिया जाता है, पर इट इज इन द परसेंटेज ऑफ पेड अप और द फेस वैल्यू। तो पेड अप या फेस? पेड अप या फेस? पेड अप या फेस? डिविडेंड तो जादू, डिविडेंड डिवाइड इनटू 2 पार्ट, नॉर्मली फेस वैल्यू पे। बोलो जोर से जरा, नॉर्मली फेस। लेकिन अगर आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आर्टिकल में प्रोविजन रखो तो पेड अप वैल्यू पे भी दिया जा सकता है। एक बार प्रोविजन रीड करके देखो। हाँ, प्रेफरेंस में तो ये दिक्कत ही नहीं है, बिकॉज उनका डिविडेंड फिक्स होता है। बहुत बढ़िया आंसर बेटा। सुल एमएच के, ये एमएच के वाले का नाम क्या है जीवन में? देवन, अविरल, सोमेश। मुझे एक बार लाइव स्ट्रीम में बताना, एक सवाल आया ऐसे ही पूछ रहा हूँ, कितने लोग ऑलरेडी रेगुलर बैच से पढ़े हुए हैं मेरे पिछले अटेम्प्ट वगैरह से, जो सिर्फ फास्ट ट्रैक में रिवीजन करने के लिए आए, रेगुलर बैच में थे पर अभी रिवाइज करने के लिए आए हैं? मैं ऐसी क्यूरियोसिटी जाग गया इसलिए, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। नहीं, तुम्हारी तो अभी हुई नालायक लोगों, जिन्होंने ऑलरेडी अटेम्प्ट दिया है और वापस आए हैं, ऐसे लोग।
तेरे को तो पीटना चाहिए पकड़ के। मई 24 आए पहली बार लॉ में। चलो हो गया। रेगुलर में थे पहले तो नहीं किया तब लेक्चर? क्या पंडरीचा वार्या है क्या? ये चल ही रहा है भाई तेरा। लेट्स गो, आगे बढ़े। बोले सुनो, तो सेक्शन नंबर जा रहे हैं हम, कौन सा बोले एक बार से? 52। ओके ओके, 51 पढ़ लिया सबने? बोले सुनो। सो डिविडेंड, जैसे पहले बोला है, डिविडेंड शॉल बी पेड ऑन काय में, बोले एक बार फेस वैल्यू। लेकिन अगर आप चाहो तो प्रोपोर्शनेट पेड अप वैल्यू पे डिविडेंड दे सकते हो, आर्टिकल में प्रोविजन डालो तो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड फिक्स होता है। डायरेक्टर प्रो राटा पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए प्रोविजंस बना सकता है। हालांकि डिविडेंड यहां डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है, 4 लाइन लिखे, वहां पूरा चैप्टर है 123 से लेके 127, वहां आपको ये बेटर समझ में आएगा। इज इट वेरी क्लियर? तो इसको फिलहाल यहीं छोड़ देते। अगला सेक्शन है 52, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, बहुत जोर से पूछो। क्या? व्हाट डू मीन बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम? बोलो, क्या होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम? अमाउंट ओवर एंड अबाउ द फेस वैल्यू इज अ सिक्योरिटीज प्रीमियम? नहीं। पहली बात, ये प्रीमियम का डेफिनेशन हुआ। सिक्योरिटीज प्रीमियम ये अलग अलग सिक्योरिटीज पे चार्ज किया जा सकता है। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट वर्ड सिक्योरिटी। बहुत सारे बच्चों को सिर्फ ये लगता है कि प्रीमियम जो है वो सिर्फ इक्विटी शेयर पे होता है। नहीं, प्रीमियम बहुत सारे सिक्योरिटीज पे होता है, पर बाकी सिक्योरिटीज में कैपिटल गेन के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए उनमें प्रीमियम भी बहुत निग्लिजिबल होता है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, इक्विटी शेयर के प्राइसेस ऊपर नीचे मार्केट में हो सकते हैं, इसलिए वो विद द प्रीमियम इशू किए जा सकते हैं, पर डिबेंचर के प्राइसेस इधर उधर नहीं होते, तो आप उसको प्रीमियम पे कभी भी इशू कर नहीं सकते। पर आप प्रेफरेंस शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कंपनी का अगर प्रॉफिट वगैरह अच्छा है तो ऐसे सिचुएशन में पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है, जो एडिशनल प्रॉफिट और एडिशनल असेट लेंगे उनको प्रीमियम पे दिया जा सकता है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में सारे सिक्योरिटीज का प्रीमियम आता है, उसमें से एक पार्ट होता है शेयर प्रीमियम। उसमें से एक पार्ट क्या होता है? शेयर प्रीमियम। सो व्हाट इज अ सिक्योरिटीज प्रीमियम? अब मैं बोल सकता हूं, आपने जो डेफिनेशन बोला, when shares are issued above the face value, सब लोग बोलो, when shares are issued above the face value at additional price, such a portion is called as securities premium. Is it very clear? अब ये जरूरी नहीं है कि ये कैश में होना चाहिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम कैश में, बैंक में, इवन काइंड में हो सकता है, और काइंड में भी मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल के फॉर्म में भी हो सकता है। एग्जाम्पल देना चाहूंगा, खास करके फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम बोलो आपका। राम, हमने दुर्गेश, दुर्गा, ये भी नहीं है, कैसे? अच्छा, भगवान के नाम आ रहे हैं, भगवान। गौरिया, हाँ। सो गौरिया समझो साइंटिस्ट था, और इसने ना दवाई बनाई, पेटेंट फॉर्मूला, और ऐसा फॉर्मूला बनाया कि भाई साहब, एक गोली लो, एज कम कर लो 5 साल से, 2 गोली लो 10 साल से, 3 गोली लो 15 साल से, 10-15 गोली लो एकदम। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला निकाला। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसा फॉर्मूला मार्केट में रिलीज हुआ तो एकदम वाइल्ड फायर चलेगा। तो इसके पास रैनबैक्सी कंपनी आई, या चलो सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, फार्मास्यूटिकल कंपनी आई, और इसको बोलती है गौरिया को, गौरिया ये फॉर्मूला हमको चाहिए, कितने में देगा? गौरिया बोलता है $3 बिलियन। कितना? $3 बिलियन। कंपनी रेडी हो जाती है, बिकॉज वाइल्ड फायर फॉर्मूला है। कंपनी बोलती है ये ले चेक, कैश रख ले, चल खुश रहे। गौरव बोला, हाँ मुझे $3 बिलियन कैश नहीं, मुझे $3 बिलियन के आपके कंपनी के शेयर्स चाहिए। क्योंकि गौरव भी चाहेगा ना कि फ्यूचर में वो इस फॉर्मूला के बेसिस पे आने वाले प्रॉफिट को खा पाए। सिर्फ 3 बिलियन मिलके थोड़ी फायदा, परमानेंट प्रोविजन करके को ऐसा कुछ हाथ लगाए तो गौरव ने $3 बिलियन के शेयर मांगे। अब मुझे बताओ, कंपनी ये जो $3 बिलियन के शेयर गौरव को जो देगी, वो फेस वैल्यू पे देगी या मार्केट वैल्यू के हिसाब से देगी? मार्केट वैल्यू के हिसाब से देगी। अब आप आपके बुक में जर्नल एंट्री क्या करोगे? क्या एंट्री करोगे अगर आपने सच में ट्रांजैक्शन किया? कंपनी बुक में जर्नल एंट्री क्या करेगी? दैट इज पेटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अकाउंट डेबिट, वो गया असेट साइड, टू शेयर कैपिटल फेस वैल्यू, और ऊपर मार्केट फेस वैल्यू के ऊपर जो आपने मार्केट वैल्यू वाला पोर्शन लिया, वो क्या हुआ? सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये एग्जांपल हुआ भाई साहब। काइंड में भी प्रीमियम आ सकता है, वो भी इंटेंजिबल फॉर्म में आ सकता है। असेट साइड में आपको पेटेंट दिखेगा, लाइबिलिटी साइड शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। इतना क्लियर प्रीमियम है। आपको पता है, अच्छे अच्छे
सीईओज मल्टी मिलेनियर मल्टी बिलेनियर बन जाते हैं। आपने अगर सुना होगा इंदिरा नोई पेप्सिको की सीईओ है, शी इज हैविंग अ असेट ऑफ प्रोबेबली $500 million का असेट। कैसे? पेप्सिको में उसने 10-20 साल लगा दिए, तो उसको स्वेट इक्विटी शेयर, ये पेटेंट के खिलाफ के शेयर, तुम्हारे टैलेंट के खिलाफ के शेयर्स, तुम्हारे ईसॉस ईएसपीएस ऐसे मिलते रहे मिलते रहे, यानी पेप्सिको के शेयर की प्राइस बढ़ती ही रही। सो अल्टीमेटली उनका नेटवर्थ भी बढ़ता रहा, अल्टीमेटली $500 million के शेयर्स हो गए। रहा है आपको, हाँ है ना? तो ये एक लॉयल्टी वाला फैक्टर है। अगर आप किसी कंपनी, वो तुम्हें आइडेंटिफाई होना चाहिए। ड्यूरिंग आर्टिकलशिप और जॉब के वक्त भी बोलता हूँ कि अगर आप ऐसी कोई कंपनी पकड़ लो और आपको ऐसा लगता है ये कंपनी फ्यूचर में बहुत सक्सेसफुल होती है, स्टे विथ इट। मेरा एक दोस्त है, नाम नहीं लूंगा, मना किया है उसने मेरे को। सो वो एनवीडिया कंपनी में जॉब कर रहा था, ठीक है? एनवीडिया कंपनी में जॉब कर रहा था, वो लगभग 14-15 ईयर्स से उसी कंपनी के अंदर है। उसको कंपनी ने इतना ईसॉस, इतना ईएसपीएस और इतने शेयर्स बांटे हैं विद द प्रीमियम कि उसको अगर वो सारे शेयर होल्ड करता, नालायक ने बीच में बहुत सारे बेच दिए, अगर होल्ड करता तो उसके पास अभी एनवीडिया की जो मार्केट प्राइसेस चल रहे हैं आसमान छू रहे हैं। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट के साथ एनवीडिया चल रहा है एआई के लॉन्च के साथ। 30 से 40 करोड़ का उसका सिर्फ असेट बनता था अगर सारे शेयर होल्ड करता तो। इस तरीके से आपको लगता है सुंदर पिचाई साल का 200-300 करोड़ का भाई साहब सैलरी लेता है, ये तो कुछ भी नहीं है उसका। अगर आप नेटवर्क देखोगे इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स हेल्ड इन गूगल तो आप पागल हो जाओगे। इज इट वेरी क्लियर? ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर का मलाई दिख रहा है, आपको पता ही नहीं कि ओरिजिनल उन्होंने कितना अर्न करके रखा है इन द फॉर्म ऑफ शेयर। ये लोग किसी भी मतलब आपको मल्टी मिलियनर बनना है तो एक ऐसी कंपनी पकड़ो, उसको पकड़े रहो और उसके साथ लगे रहो 15-20-25-30 साल तक के, और उससे ईसो सीएसपीएस खाते रहो अनलेस एंड अनटिल वो कंपनी लिस्ट नहीं होती। और एक बार ये कंपनी लिस्ट हो गई, डायरेक्ट लॉटरी। इज इट वेरी क्लियर? पर उतना दिमाग भी होना चाहिए और उतना काम भी करते आना चाहिए और उतना पता भी चलना चाहिए कंपनी में। तुमने कंपनी चूज करना, वो डूब जाना। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? तो ये चीज मत करना। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैश काइंड दोनों में मिलता है, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों मिलता है। इज इट वेरी क्लियर? नीचे सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए कुछ कंडीशन है। पहला, ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। आपने जो सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्ट किया है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में रहेगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को आपको ट्रीट करना है एज ए कैपिटल रिजर्व। कौन सा रिजर्व? कैपिटल, फ्री रिजर्व नहीं है ये। और तीसरा, ट्रीट इट, मतलब जब अकाउंटिंग की बारी आए या इसको मेंटेन करने की या सिक्योर करने की बारी आए तो ट्रीट इट एज अ पेड अप कैपिटल फॉर द एग्जीक्यूशन ड्यूरिंग द लाइफ। इज इट वेरी क्लियर? इतना इंपॉर्टेंस आपने इसको देना है जैसे ये पेड अप कैपिटल है, क्योंकि एनीवेज ये वही है ना भाई। लोगों ने कैश के फॉर्म में अगर फेस वैल्यू दिया तो पेड अप कैपिटल है, और एक्स्ट्रा दिया तो प्रीमियम एज गुड एज पेड अप कैपिटल है। बोलो हाँ है ना? नीचे यूटिलाइजेशन, सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 चीजों के लिए हो सकता है। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, याद आया कुछ? चैप्टर 1 में इनवैलिड किया इंस्टीट्यूट ने, और चैप्टर नंबर 4 में खुद ही लिखा है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, एक्सपेंसेस फॉर डिस्काउंट एंड केवल एक बार जो से कमीशन, कमीशन फॉर अंडर राइटिंग, हाँ हम सेक्शन 40 में देखेंगे, डिस्काउंट तो अभी 53 में ही देख लेंगे। नेक्स्ट, बोनस के लिए आप यूज कर सकते हो सिक्योरिटीज प्रीमियम। नेक्स्ट, बायबैक ऑफ शेयर 68 के अंदर, एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। इज इट वेरी क्लियर? हाँ, कुछ ऐसे कंपनीज है जो सीजी नोटिफाई कर सकता है जिनको इनमें से कुछ यूसेज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, पर वो नोटिफिकेशंस या वो कंपनीज के लिए स्टाफ के सिलेबस में नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट इट। इज इट वेरी क्लियर? यहाँ पे आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम कंप्लीट होता है। एक बार फॉर्मूला बुक से पढ़ ले, स्पेशल पॉइंट मैं बताऊंगा पर रीड करना शुरू करें। गो फॉर इट फास्ट।
डन एवरीबॉडी। अब इसमें एक केस जो है काम का है वो है जी टेलीफिल्म्स वाला, इसको स्टार मार्क करना, काम में आएगा। उन्होंने बोला है सिक्योरिटीज प्रीमियम किस हिसाब से यूज करना है, इसके लिए आप प्रॉपर एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हो और वो जो डायरेक्शन देंगे उसके हिसाब से आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज किया तो अच्छी बात है। इज इट वेरी क्लियर? अब केस में इतना कोई ज्यादा दम नहीं है, बट याद रखने की कोशिश करना, जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड। इज इट वेरी क्लियर? चलो अगली चीज के ऊपर हम जा रहे हैं, यह है सेक्शन नंबर 53 जो है डिस्काउंट का। ठीक है, अब पहली बात तो इन्होंने बोला है डिस्काउंट ऑन शेयर्स जो है वो प्रोहिबिटेड है, मतलब सेक्शन नंबर 53 का नाम ही वर्ड प्रोहिबिशन से शुरू होता है। तो मेरा एक बहुत जोर से सवाल है, मतलब डिस्काउंट ऑन शेयर दे ही नहीं सकते? अरे बोलो हाँ या ना कि दे सकते हैं। नॉर्मली देना चाहिए नहीं देना चाहिए? ओके, अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा डिस्काउंट कौन से वैल्यू पे, फोकस करना अच्छे से। शेयर्स के ऊपर का डिस्काउंट आई नो प्रोहिबिटेड है, पर याद रखना सिर्फ फेस वैल्यू के ऊपर का डिस्काउंट प्रोहिबिटेड है। मार्केट वैल्यू पे अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो चलेगा, नेट एसेट वैल्यू के ऊपर आप डिस्काउंट दे रहे हो चलेगा, पेड अप वैल्यू के ऊपर आप डिस्काउंट दे रहे हो चलेगा, बट बेसिकली वैसे अलाउड नहीं है पेड अप वैल्यू के ऊपर, पर मेनली बोला गया है फेस वैल्यू का डिस्काउंट होना चाहिए। अब मैंने पेड अप वैल्यू लिखा है बिकॉज थ्योरेटिकली कहीं पे कोई बैन नहीं है। अब फेस वैल्यू के ऊपर आप अगर डिस्काउंट देना चाहते हो तो उसके कुछ एक्सेप्शन है, नॉर्मली तो अलाउड नहीं है पर कुछ एक्सेप्शन है। पहला, स्वेट इक्विटी शेयर्स। व्हाट डू मीन बाय स्वेट इक्विटी शेयर्स? कि अगर आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को फ्री ऑफ कॉस्ट या अदर देन कैश कंसिडरेशन में उनके मेहनत के लिए मेहनताना देना चाहते हो, लॉयल्टी के लिए कुछ देना चाहते हो, तो उसे स्वेट इक्विटी शेयर बोलते हैं जिसके ऊपर डिस्काउंट अलाउड है। और दूसरा जो डिस्काउंट अलाउड है, इट इज अलाउड अंडर डीआरएस। व्हाट इज डीआरएस? डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम। ठीक है, डीआरएस मतलब वो नहीं, वो धोनी रिव्यू सिस्टम, डिसीजन रिव्यू सिस्टम नहीं, इट इज अ डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम। डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम मतलब क्या है? ये किंगफिशर ने किया था एसबीआई बैंक के साथ। किंगफिशर ने 7,000 करोड़ का लोन लिया था, मैंने बोला था, और उसने एसबीआई बैंक के पास उसका लगभग 500-600 करोड़ का लोन ऐसा था जो किंगफिशर पे नहीं कर रहा था, तो एसबीआई बैंक ने उसको फोर्स किया लोन रीपे करते, उसने पे नहीं किया, उसने उल्टा क्या किया पता है? एसबीआई का 600 करोड़ का लोन के खिलाफ उसने 600 करोड़ की इक्विटी इशू कर दी और जर्नल एंट्री कुछ ऐसा पास किया कि भाई साहब इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी, लोन अकाउंट डेबिट, लोन अकाउंट क्या बोले एक बार जो से डेबिट, मतलब जो लोन दिया था, मतलब किंगफिशर के बैलेंस शीट में लोन दिख रहा था ना पहले, वो क्रेडिटेड था ना, बोलो हाँ है ना, उसको कर दिया डेबिट, मतलब लोन क्या हो गया? रिड्यूस, और बदले में इक्विटी शेयर कैपिटल क्या कर दिया? क्रेडिट। और ये 600 करोड़ का उसने लोन इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करके एसबीआई को दिया, नहीं तो एक्चुअल फ्रॉड का अमाउंट 7,600 7,700 करोड़ का होता। इज इट वेरी क्लियर? सो जब क्रेडिटर के लोन को आप कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देते, देखो एज ए लोन वैसे भी क्रेडिटर को कुछ नहीं मिलने वाला, तो कई बार क्रेडिटर खुद भी एग्री कर लेते हैं कि भाई वैसे भी तो कुछ नहीं दे रहा, एक काम कर इक्विटी शेयर ही दे दे, भाई कुछ नहीं से ज्यादा 10 रुपए तो मिलेगा। इज इट वेरी क्लियर? तो ये क्रेडिटर भी सपोर्ट करते, तो ऐसे स्कीम में अगर आपने डिस्काउंटेड फेस वैल्यू पे शेयर दिया है, बिकॉज एक्चुअल फेस वैल्यू जितनी तो आपकी वर्थ भी नहीं है, तो अगर डिस्काउंटेड फेस वैल्यू पे आपने शेयर दिया है तो ऐसे केस में चलेगा। और या तो फिर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस अंडर आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में आपकी कंपनी इंसॉल्वेंट है और ठीक होने के लिए किसी को शेयर देने की जरूरत पड़ी डिस्काउंटेड वैल्यू पे, तो भी अलाउ किया जाएगा। यह है आपका सेक्शन नंबर कौन सा? 53, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। एक बार रीड कर लीजिए, गो फॉर इट फास्ट।
पढ़ लिया? बोलो ये सनो। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते। आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार मुझे बोलना। सेक्शन नंबर सबसे पहला कौन सा पढ़ा? 47 किसका? वोटिंग। 48 वेरिएशन, उसमें वो 4 अप्रूवल्स हमने देखे थे और 21 दिन में अपील। बोलो हाँ है ना? 49 में कॉल यूनिफॉर्म बेसिस पे, 50 में एडवांस कॉल, 51 में डिविडेंड, 52 में प्रीमियम, 53 में डिस्काउंट। कुछ क्वेश्चन दिखते इंपॉर्टेंट। पहला 48 पे कैसे सवाल आते हैं? रेडी सब लोग? 1 2 3 बोलो क्या है? Growmore Limited share capital is divided into different class. Now, Growmore Limited intend to vary the rights attached to the particular class of share. Explain the provision of the Companies Act, Growmore Limited, as to obtaining consent from the shareholder in relation to variation of rights. क्या लिख सकते हैं? 4 अप्रूवल लिखने हैं, 10% डिसेंडिंग शेयर होल्डर, अपील टू एनसीएलटी और फाइलिंग विद द आरओसी। इज इट वेरी क्लियर है? सबको याद है? बोलो हाँ है ना? लाइव स्ट्रीम में भी कृपया बोलिएगा क्वेश्चन समझ में आ रहा है और आंसर कर सकते हो क्या? ठीक है, ये होने के बाद में नेक्स्ट वाला सवाल एज गुड एज आप देखना 48 के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आते हैं। चलो एक और सवाल ले लेते हैं 48 का जो केस स्टडी बेस्ड है। एमएनओ लिमिटेड हैज द फॉलोइंग इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लास 1 इक्विटी शेयर ऑफ 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 1 वोटिंग राइट फॉर ईच इक्विटी शेयर। क्लास 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 1 वोटिंग राइट फॉर एवरी शेयर, 5 शेयर कैपिटल, 5 shares. At the time of issue, company had fulfilled all the conditions related to issue of equity shares. The company want to vary the voting right of the class 2. Company ने class 2 के voting right change करने हैं। Share capital class 2 equity share capital 1 voting right for every 5 shares to 1 voting right for every 10 shares. मतलब class 2 के voting right और कम कर रहे हैं। The company's memorandum article of association has given a company the power to make such a variation. So MOA AOA clear है। 4 अप्रूवल लगते हैं, कौन कौन सा? रिस्पेक्टिव क्लास, अफेक्टेड क्लास, टर्म्स ऑफ इशू, MOA AOA। तो बोले MOA AOA तो क्लियर है। नीचे the holders of 40,000 equity shares have their consent in writing for this variation. 40,000 लोगों ने हाँ बोला है। टोटल कितने थे? 50,000। तो 50,000 में से 40,000 का अप्रूवल है, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन आ गया। तो रिस्पेक्टिव क्लास का अप्रूवल है। बोलो ना, रिस्पेक्टिव क्लास का अप्रूवल है। काउंट करो नेक्स्ट वाला। आउट ऑफ द डिसेंडिंग शेयर होल्डर द होल्डर ऑफ 4,500 इक्विटी शेयर वांट टू अप्लाई टू ट्रिब्यूनल। 4,500 तो 50,000 शेयर में से कितने चाहिए हमको? 10%। 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000। पर ये अपील करने वाले कितने हैं? 4,500। तो क्या ये अपील कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, examine with reference to provision of Companies Act whether company can change the right of shareholders. Yes. Whether dissenting shareholder can apply to tribunal? No. ठीक है, एक बार आंसर देख लीजिए। गो फॉर इट फास्ट। अभी इन्होंने आंसर कॉपी पेस्ट किया इसलिए ठीक है, बट मैच हो रहा है। बोलो हाँ है ना? स्क्रॉल करूं? डन एवरीबॉडी? सो ऐसे सवाल आते हैं कौन से सेक्शन के ऊपर? बोले एक बार जो से 48 वेरिएशन। 49 50 वगैरह के ऊपर के सवाल हम देख रहे हैं। आ जाइए सब लोग, लाइव स्ट्रीम में समझ में आ रहा है कि जरूर देखना। Moonstar Limited is authorized by its article to accept the whole or any part of the amount remaining as unpaid call from the member, although no part of that amount has been called up. मतलब कॉल इन एडवांस एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये बोला है। इतना घुमा के बोला है जिंदगी में, सेंटेंस पढ़ के देखो। बोले मूनस्टार लिमिटेड ऐसा अमाउंट एक्सेप्ट कर सकता है जो उसने कॉल नहीं किया। ठीक है, नहीं सिंपल।
A shareholder of Moonstar Limited deposited the advance, the remaining amount due on his share without any calls made by Moonstar. Referring to provision of Companies Act stated in the rights and liabilities of Mr. A, which will arise on the payment of the calls made in क्या बोले एक बार उसे advance. पहला, it should be authorized by AOA. दूसरा, he will not have any voting right. Call in advance will be treated as debt, will be utilized in the best interest of company. Is it very clear? Answer देख लो. पढ़ा सबने? Done? समझ में आ रहा है आंसर? Done everybody? Okay, अगला क्वेश्चन भी लगभग सेम है. PQR has issued 1000 shares of rupees कितना बोले एक बार 10 each, on which company called up 7.5. However, Mr. C, shareholder of PQR, deposited in advance the remaining amount. तो बोला गया है कि भैया राइट्स एंड लाइबिलिटीज बताओ, लगभग सेम आंसर. ठीक है, फिर अगला भी सवाल सेम है कॉल इन एडवांस का. अगले सेक्शन पे जाते हैं. प्रीमियम. प्रीमियम पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, सो कुछ इतना काम का नहीं, ये वाला पढ़ते हैं. रेडी? सब जन साथ में 1 2 3 बोलो क्या है. वॉलनट लिमिटेड हैज एन ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ कितना 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 पर शेयर एंड द अमाउंट ऑफ कितना 3 करोड़ in its share premium account on 31st March 2018. The board of directors seeks your advice about application of share premium account. बात कौन सा यूज कर सकते हैं? एज गुड एज डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब केस स्टडी बना के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, क्या फालतूगिरी है. ये भी एज गुड एज डायरेक्ट क्वेश्चन दिख रहा है. अगला वाला डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर का प्रोहिबिशन, ये मस्त केस स्टडी है, इसको पढ़ते हैं. ठीक है, अभी जो हमने डिस्काउंट पढ़ा. रेडी? 1 2 3 बोलो क्या है. Yuvan Limited is a public company incorporated in Pune. The board of director of the company want to bring a public issue of कितना 1 lakh equity shares of 10 each. The board has appointed underwriter for this issue for ensuring minimum subscription of the issue. The underwriter advised the board that due to current economic situation, the country, it would be better if the company offer these shares at a discount of rupees 1 per share to ensure full subscription of the public issue. The board of director agreed to the suggestion of underwriter and offered the shares at a discount of 1 per share. 1 per share उन्होंने face value पे दिया है क्या? अरे बाप रे. The issue was fully subscribed and the shares were allotted to the applicant in due course. Decide whether the advice of underwriter to issue the shares as per above is a valid as per Companies Act. क्या एडवाइस सही है? गलत है? गलत है. फेस वैल्यू पे डिस्काउंट दे ही नहीं सकते एक्सेप्ट इन 2 केसेस, स्वेट इक्विटी और दूसरा कौन सा है डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम. पर ये दोनों इशू नहीं है. What would be your answer in above case if shares are issued to the employees as a sweat equity share? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. एक बार आंसर पढ़ लो. जितना बड़ा सवाल उससे छोटा आंसर.
नहीं, जरूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल पूछा जाए। वो एप्लीकेशन 39 सेक्शन नंबर 39 का प्रोविजन है विद द इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम, वो अंडर सब्सक्रिप्शन के लिए। ये तो शेयर इशू सब्सक्राइब हुआ है ना, तो वो लिखने की जरूरत नहीं। डन, आगे बढ़ते हैं, फोकस करना। पढ़ना हो गया सबका? ओके, यहाँ पे आपका 53 होता है खत्म। नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर कौन सा है बोले एक बार? 54, जो किसका है? स्वेट इक्विटी शेयर्स। आ जाइए फटाफट। मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, 54 एक बार मन में रीड करे पहले। चलो पढ़ लिया सबने? एवरीबॉडी यस और नो? ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग पूछो क्या, कंसेप्चुअली समझ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। आर यू गाइस रेडी? लेट्स गो। सबसे पहली बात, स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए हम एब्रिविएशन यूज कर रहे हैं SES। क्या बोले एक बार उसे? SES। स्वेट इक्विटी शेयर मींस 2 सबसेक्शन 88 में डेफिनेशन है 288, आसपास वाले डेफिनेशन बोलो। 287 में क्या है? सब्सिडरी, SUB, यह है SWUVW, और उसके पहले 285 में स्मॉल, तो उसी रेंज में फॉलो हो रहा है ना। सो 288 में स्वेट इक्विटी शेयर्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब सेक्शन याद करवाए थे डेफिनेशन के, तब मैंने ये बोला था, स्वेट इक्विटी शेयर मीन शेयर इशूड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। और यहां पे कंपनी का मतलब है ओरिजिनल खुद कंपनी, उसकी सब्सिडरी भी चलेगी। फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड स्वेट इक्विटी शेयर कर रहा है, वो स्वेट इक्विटी शेयर वो खुद के ए लिमिटेड के एम्प्लॉय एज वेल एज उसकी सब्सिडरी बी लिमिटेड के एम्प्लॉइज को भी हो सकता है, पर ये होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को नहीं हो सकता, सिर्फ सब्सिडरी को हो सकता है। सो अगर एच लिमिटेड स्वेट इक्विटी शेयर दे रहा है खुद के एम्प्लॉय को, तो एच लिमिटेड एस लिमिटेड जो सब्सिडरी उसके एम्प्लॉइज को भी दे सकता है।
इज इट वेरी क्लियर? नीचे ये शेयर्स आप इशू कर रहे हो एट द क्या बोले एक बार जो से डिस्काउंट, उसके नीचे कंसिडरेशन अदर देन क्या है? कैश। तो ये बैंक और कैश भी हो सकता है, ये कैन भी हो सकता है। अब यहाँ अदर देन कैश लिखा है तो बच्चों को लगता है सिर्फ अदर देन कैश ही होना चाहिए, नहीं, बैंक कैश तो चलेगा ही चलेगा, काइंड भी चलेगा, काइंड में टेंजिबल इंटेंजिबल चलेगा, सेम चीज जो हमने प्रीमियम में देखी थी। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? नीचे स्वेट इक्विटी शेयर्स की कुछ रिक्वायरमेंट, पहले कंपनी ने जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है? स्पेशल, और ये रेजोल्यूशन वैलिड रहेगा 12 मंथ्स तक। कितने मंथ्स तक? 12 मंथ्स। सो 1 जनरल मीटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इज इक्वल टू 1 स्वेट इक्विटी शेयर। 1 जनरल मीटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इज मोर देन स्वेट इक्विटी शेयर। एज पर जनरल मीटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन ही ये पास होना चाहिए। क्या इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? एक जनरल मीटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन में आप एक स्वेट इक्विटी शेयर्स का इशू कर सकते हो, बोलो हाँ या ना? एक जनरल मीटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन में आप ऐसा हो सकते हो कि एक से ज्यादा स्वेट इक्विटी शेयर्स का इशू करो, पर प्रोवाइडेड वो सारे एक दो इशू जो रहेंगे वो 1 साल के कवरेज के अंदर होने चाहिए। इज इट वेरी क्लियर? क्योंकि रेजोल्यूशन कितने साल के लिए वैलिड है? 12 महीने। तो उसके स्पैन के अंदर वो स्वेट इक्विटी इशू हो जाना चाहिए। जैसे मैंने अभी स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया तो अगले 365 डेज में 2-3 स्वेट इक्विटी इशू है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक आइडिया क्लियर है? खास पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। दूसरा, स्वेट इक्विटी शेयर ये कंपनी का पावर है, ऑप्शन है, कंपल्शन नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैंडेशन, नहीं, करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, कोई कंपल्शन नहीं। तीसरा खास पॉइंट, शेयर्स जो स्वेट इक्विटी के हैं सेम टू सेम क्लास के होने चाहिए एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स के, वरना एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स से अगर प्रेफरेबल शेयर्स उनको दिए तो एग्जिस्टिंग इक्विटी को बुरा लग जाएगा ना। हाँ, पर उसका एक्सेप्शन है, कंपनी ऑलरेडी हैव मल्टीपल क्लास ऑफ शेयर्स। जिस कंपनी में ऑलरेडी इक्विटी शेयर्स ही 4-5 क्लास के हैं, अब उसमें कैसे डिसाइड करें स्वेट इक्विटी कौन सा देना है? तो ऐसे केस में आपका डिफरेंट क्लास के स्वेट इक्विटी चलेंगे। ट्राई करो कि वो बेस क्लास करे, बेस क्लास आपको ऑलरेडी पता है सब्सक्राइबर वाला। इज इट वेरी क्लियर? पर वो ट्राई करना है, रिकमेंडेड है, मैंडेटेड है क्या? नहीं। नेक्स्ट वाला, मेंटेन द रजिस्टर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स अंडर सेक्शन नंबर SH3। जोर से बोलो, फॉर्म नंबर कौन सा है? SH3। इज इट वेरी क्लियर? सो फॉर्म नंबर SH3 क्या चल रहा है ये भगवान, जो भी है, तो इसके अंदर आपको रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी है। अब देखो हमारे 3 ही फॉर्म हो गए, SH1 में ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट, SH2 में डुप्लीकेट, SH3 में स्वेट इक्विटी शेयर्स का रजिस्टर। इज इट वेरी क्लियर? ये होने के बाद में अब सवाल है कितना स्वेट इक्विटी इशू कर सकते हैं? नहीं तो पता चला कंपनी स्वेट इक्विटी दे रही एंड 2-5 साल बाद जनरल मीटिंग में मेंबर एक कोने में बैठे हैं, पूरी मीटिंग में एम्प्लॉय बैठे हैं, क्या सही होगा क्या? नहीं। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स के ऊपर आ गया तू, ये देखो वो आ गया नालायक। पानी डाल के देखता हूँ एक बार लैपटॉप पे चलता है क्या, डुबा के देखता हूँ। बर्तन जैसे वो डेली सोप में वो लड़के ने नहीं धोया था लैपटॉप, गोपी बहू ने, वैसा धो के देखता है एक बार। चलो, सो फोकस करना। अब सवाल है कि कितने स्वेट इक्विटी इशू कर सकते हैं भाई साहब? कुछ तो इज्जत रहनी चाहिए ना, पहली बात। नहीं तो शेयर होल्डर कोने में खिड़की विड़की पे लटके हुए और इधर पूरी मीटिंग के अंदर एम्प्लॉय बैठे हुए, अच्छा लगेगा क्या? नहीं। लिस्टेड कंपनी ने स्वेट इक्विटी करना चाहिए सेबी के हिसाब से। जोर से बोलो, किसके हिसाब से? सेबी। वापस हैंग हो गया, कहीं पागल हो गया ये जीवन में? हाँ। दूसरा, मैक्सिमम स्वेट इक्विटी शेयर्स, फोकस प्लीज फोकस। हाँ, 1 टाइम इशू अगर आप कर रहे हो स्वेट इक्विटी का तो हायर ऑफ 1 टाइम 15% ऑफ पेड अप कैपिटल या 5 करोड़, ये मैक्सिमम लिमिट है। हाँ, इतना करना कंपल्शन नहीं है। दिस इज द योर मैक्सिमम लिमिट, दिस इज नॉट कंपल्शन, इतना कर सकते हो। अब 15% ऑफ पेड अप कैपिटल 5 करोड़, ऐसे 15% 5 साल ऐड किए तो 75% एम्प्लॉइज नहीं होना चाहिए। इसलिए लाइफ टाइम वाला भी कंडीशन डाला है कि लाइफ टाइम में सारे स्वेट इक्विटी शेयर्स मिला के 25% ऑफ पेड अप कैपिटल के ऊपर जाना। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? मतलब 1 टाइम 15% और 5 करोड़
लाइफ टाइम 25% के ऊपर ही नहीं जाना चाहिए। जितने भी स्वेट इक्विटी करो, 1 2 3 4 10 15 50 सारे मिला के कितना 25%। पर वही अगर ये स्टार्टअप कंपनी है, सब लोग बोलो कौन सा कंपनी है, स्टार्टअप, तो उसको बोला है कि जिंदगी के पहले 10 साल तक, जिंदगी के पहले कितने साल तक, 10 साल तक उसका मैक्सिमम स्वेट इक्विटी 50% हो सकता है। नॉर्मल कंपनी का 25%, स्टार्टअप का 50%। क्यों स्टार्टअप का 50 बोला है? क्योंकि स्टार्टअप कंपनी में पैसा नहीं रहता ना, और आपको अगर टैलेंट रिटेन करना है तो टैलेंट रिटेन करने का दूसरा तरीका क्या है, स्वेट इक्विटी। और एक्चुअली जो भी बंदा स्टार्टअप में लगता है वो यही सपने देखता है कि मेरे को शेयर मिलेगा, स्टार्टअप बड़ा होगा, अगर ये यूनिकॉर्न बन गया तो मैं मिलेनियर बिलियनियर। अभी तो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था ये। इज इट वेरी क्लियर? तो सब वही ख्वाब देखते हैं, इसलिए उनको अलाउ करके रखा है। इज इट वेरी क्लियर? सबसे आखिरी जो आप स्वेट इक्विटी इशू कर रहे हो, लॉक्ड इन रहेगा कितने साल के लिए, 3 साल। 3 साल तक आप उसको सेल नहीं कर सकते। हाँ, नए शेयर सिमिलर क्लास के परचेस कर सकते हो, पर आप एग्जिस्टिंग सेल नहीं कर सकते। नए सेम क्लास के शेयर परचेस करो, उसमें क्या दिक्कत है? और प्लेज करना अलाउड है। हालांकि मैं ये इसको लॉजिकल नहीं मानता हूं, पर प्लेज करना अलाउड है स्वेट इक्विटी शेयर ड्यूरिंग द लॉक इन ऑफ 3 इयर्स। उसके ऊपर लोन लेना अलाउड है। ये है आपका सेक्शन नंबर कौन सा, 54। नाम क्या है, स्वेट इक्विटी शेयर्स। एक बार वापस से देख लीजिए फॉर्मूला बुक। हाँ, सिमिलर टाइप के पेरी पासु मतलब इन प्रोपोर्शनेट, सेम टाइप के शेयर्स। फोर्थ का पॉइंट है पेरी पासु मतलब इन प्रोपोर्शन। स्वेट इक्विटी शेयर्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर जैसे ही रैंक होंगे। नालायक स्वयं फिर फेंक दो बोली, वर्चुअली फेंकू के कैमरा पे। पासवर्ड के साथ फेंको ना, बढ़िया शानदार। रिच का मीनिंग क्या है बेटा रोशन? कब रोशन होगा तू? प्लेज बेटा, सीए फाउंडेशन को भी पता होता है। मॉर्गेज, प्लेज, मूवेबल प्रॉपर्टी के खिलाफ लोन लो, प्लेज बोलते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी के खिलाफ लोन लो, मॉर्गेज बोलते हैं। प्लेज के पार्टीज को पॉनर एंड पॉनी बोलते हैं। अच्छा मीनिंग लेना रोशन। प्लेज क्या है, सीरियसली? आगे, सोने तारण कर्ज गोल्ड लोन इज अ प्लेज। लेट्स गो। ओके, एनालिसिस में पढ़ रहा हूं। whether there is any time limit for issue of sweat equity shares after incorporation? क्या स्वेट इक्विटी शेयर्स के इशू के ऊपर कोई टाइम लिमिट है? ये क्यों पूछा है? क्योंकि पहले जब ये प्रोविजन आया था ना, तो ऐसा बोला जाता था कि 1 ईयर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ही आप एसईएस इशू कर सकते हो। ये पहले कंडीशन था, अभी वो डिलीट कर दिया है। पर आप फिर भी कुछ पब्लिकेशन में गलती से पढ़ोगे, इसलिए मैंने क्लैरिटी देके रखा है कि अभी ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। डे 1 ऑफ द इनकॉर्पोरेशन से एसईएस दे सकते हो। उल्टा स्टार्टअप कंपनी को तो अलाउ किया पहले 10 साल, मतलब तो भाई साहब सिर्फ इनकॉर्पोरेशन के राह देखो और बांट दो, ऐसा वाला केस है। नीचे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एम्प्लॉय, तो मैंने एम्प्लॉय का मीनिंग एज पर सेक्शन नंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 2 सबसेक्शन नंबर 37 या 38 होगा एम्प्लॉइज के डेफिनेशन के लिए। एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके हिसाब से मैंने एम्प्लॉइज का मीनिंग दिया है। उसके बाद में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू एडिशन, तो वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है, तो उसके अंदर एक्चुअल और एंटिसिपेटेड दोनों वैल्यू आते हैं, और दूसरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आते हैं, कंसिडरेशन जिसके खिलाफ कैश में नहीं देना है वो भी चीजें आती है। What if the employee subscribe the sweat equity shares at the discount and sell off the next day? एम्प्लॉय ने अगर स्वेट इक्विटी शेयर आज डिस्काउंट पे लिया और कल बेच दिया, इसीलिए कितने साल का लॉक इन बोला है, 3 इयर्स का लॉक इन बोला है। नीचे हाउ टू डिसाइड द प्राइस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड टू एम्प्लॉय अगेंस्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अगर समझो गौरिया ने वो गोली अपने को दी, गोली याद है ना, हाँ ना, 5 साल जवान वाली। सो जो गोली है गौरिया ने जो बनाई थी, वो अगर कंपनी को बेची, तो भाई क्या रेट है उसका, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो बोला है आप इंडिपेंडेंट वैल्यूअर के पास जाओ और उससे एक प्रॉपर वैल्यूएशन करवा के ही स्वेट इक्विटी शेयर्स का इशू करना चाहिए।
हाउ टू ट्रीट अ नॉन कैश कंसिडरेशन रिसीव्ड अगेंस्ट इक्विटी शेयर्स। तो अगर नॉन कैश कंसिडरेशन है, डिप्रिसिएबल असेट है, तो बैलेंस शीट में लेके जाइए, और कोई भी अदर चीज है तो एक्सपेंस करके रिकॉर्ड कर लीजिए। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? ये इंस्टीट्यूट के सारा का सारा इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में लिखा है एनालिसिस वाला, इसके ऊपर कहीं पे भी सवाल आ सकता है। अगर इंस्टीट्यूट ने ऑड पेपर बनाने का सोचा तो तुमको सारे सवाल एनालिसिस में से ही दिखेंगे। इज इट वेरी क्लियर? ये चीज को आपने याद रखना। यहां आपका सेक्शन नंबर खत्म होता है कौन सा? 54। नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर जा रहे हैं। अगला सेक्शन नंबर है 55। मुझे बताओ 55 है किसका? प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, एक बार रीड कीजिए मन के मन में। गो फॉर इट फास्ट। एक्चुअली सारे ड्रॉ किए हुए डायग्राम में लैपटॉप पे है, इसलिए दिक्कत है। वो बैकअप लिया तो हो जाएगा, पर ये करना ही नहीं है, क्योंकि उसके पहले भी मेरे पास लैपटॉप था, वो तो ऐसी हरकतें नहीं करता था। ठीक है, देखते कुछ सॉल्यूशन। रीड करना हो जाए डन बोल दीजिएगा प्लीज। रीडिंग हो गया? चलो बोर्ड के ऊपर आ जाइए, मैं एक बार समझाता हूँ सारा सेक्शन, फिर आगे बढ़ेंगे। लेट्स गो। पूरा फोकस बोर्ड पे। आर यू गाइस रेडी? प्रेफरेंस शेयर्स। सबसे पहली बात, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाता है। 1988 तक के इंडिया में इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वाला कंसेप्ट अलाउड था। फिर एक सब्सटेंशियल अमेंडमेंट एक्ट आया 1988 में, जिन्होंने इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इनवैलिड कर दिया। मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो इररिडीमेबल है वो आप इशू ही नहीं कर सकते। प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी रिडीमेबल।
हालांकि एंड तक आपको पता चलेगा कि ऐसा करके कोई फायदा नहीं है। कैसे, विल सी। नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर्स जो रिडीमेबल है वो मैक्सिमम 20 ईयर्स तक इशू किए जाते हैं। पर अगर आपकी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, शेड्यूल 6 वाली, शेड्यूल 6 की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, 7 शेड्यूल से कंपनीज एक्ट में, उसमें शेड्यूल 6 है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज की लिस्ट, तो आपके प्रेफरेंस शेयर मैक्सिमम 30 ईयर्स के हो सकते हैं 20 के जगह पे। पर एक पॉइंट और याद रखना, 21st ईयर से एवरी ईयर 10% रिडीम करना है। तो अगर आप 21st ईयर से एवरी ईयर 10% रिडीम करोगे तो ऑटोमेटिकली 30th ईयर तक सब खत्म हो जाएगा। इज इट वेरी क्लियर, यस और नो? 10 ईयर्स में 10% तो 100% रिडीम ना। नेक्स्ट चीज, अगर आपको प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं तो सबसे पहले लगेगा जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन, स्पेशल। कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर्स के पेमेंट के अंदर, ठीक है। फिर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा सेक्शन नंबर 102 में। हालांकि 102 हमने ऑलरेडी देखा है ऑर्डिनरी और स्पेशल बिजनेस का, और स्पेशल बिजनेस में अब प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना है भाई, डिटेल देना पड़ेगा ना, दैट डिटेल इज कॉल्ड एज एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। इज इट वेरी क्लियर? फिर है कंपनी अगर लिस्टेड है तो सेबी का अप्रूवल ले लो, और रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का आपने सेक्शन नंबर 88 के अंदर मेंटेनेंस करना चाहिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए। इज इट वेरी क्लियर? सो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का सेक्शन 88 यहां मेंशन्ड है। चैप्टर कौन सा? मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन। 102 भी और 88 भी, दोनों उसी चैप्टर से, 88 से लेके 122। फिर एडिशनल कंडीशंस फॉर प्रीमियम बोल के रखी हुई है। कंपनी ने नोटिफाई करना चाहिए अंडर सेक्शन नंबर 133 ना, 133 सेंट्रल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग है और सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 133 में अप्लाई कर सकता है। सो प्रीमियम का ट्रीटमेंट कैसा करना है, जो प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर प्रीमियम है उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है वो सीजी बोलेगा। नंबर, नो यूज ऑफ सच सिक्योरिटीज प्रीमियम, इस सिक्योरिटीज प्रीमियम का कौन कौन सी चीजों के लिए यूज नहीं करना है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकता है। पर मेरा जहां तक अकाउंट्स का नॉलेज है, मुझे नहीं लगता अभी तक कोई ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रीमियम के यूसेज के लिए बोला है, ठीक है, अभी तक तो नहीं है। पर फिर भी एक बार अकाउंट्स की फैकल्टी से कंफर्म करना। मेरे ज्ञान में मैं जब तक पढ़ रहा था अकाउंट्स तब तक तो नहीं था। दूसरा, नॉर्मल कंपनी, नो प्रोविजंस आर गिवन फॉर द पेमेंट ऑफ द प्रीमियम, कैन यूज द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब नॉर्मल सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को यूज कर सकते हो। अब ये सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आप क्यों यूज कर रहे हो? अगर आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हो और रिडम्पशन आपको प्रीमियम पे करना पड़ा, तो रिडम्पशन जो प्रीमियम पे आप कर रहे हो वो प्रीमियम आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से पे कर सकते हो। एक बार सब जन बोलो क्या करना है, रिडम्पशन आप काय के ऊपर कर रहे हो, प्रीमियम, तो वो जो प्रीमियम पे करोगे रिडम्पशन पे वो आप कहां से निकाल सकते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम। इज इट वेरी क्लियर? अब आता है इस सेक्शन का सबसे वाहियात एरिया। अगर आप प्रीमियम प्रेफरेंस, ये आपको, आपने पढ़ा भी होगा तो आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको कंफर्म बोलता हूँ, क्योंकि ये पढ़ा तो इंसान का दिमाग खराब हो जाना चाहिए, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल अलाउड नहीं है, पहला पॉइंट। रिडीमेबल अलाउड है तो कितने साल के लिए, 20 साल के लिए। व्हाट इफ तुम 20 साल में रिडीम नहीं कर पाए तो क्या? आपको पता है क्या? अगर आप रिडीम नहीं कर पाए तो क्या पता है? उन्हीं प्रेफरेंस शेयर से उनका स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो, ओल्ड वाले वापस ले लो और नए वाले दे दो। ये क्या पागल फालतूगिरी है जीवन में। फिर इरिडीमेबल क्यों बोला? अरे भाई प्रेफरेंस शेयर्स बोल रहे हो, रिडम्पशन जब आप 20 साल का बोल रहे हो तो 20 साल में पैसा दो ना। सर कैसे देंगे, असेट लिक्विडेट करो, बेच दो साले को और पैसा दो उनका। तुमने अगर रिडीमेबल बोले फिर तुमने इरिडीमेबल क्यों नहीं रखे? वो भी तो अच्छे थे, दिक्कत क्या थी उससे? नहीं बोले इरिडीमेबल कैंसल, पर अगर रिडीमेबल पे नहीं कर पाए तो नए, ओल्ड वाले वापस ले लो, नए वाले हैं। सार्वजनिक चिवताई कार्यक्रम, ठीक है। एक मराठी में स्टोरी है, चिवताई चिवताई दारूगड़ा, व्हाटएवर इट इज, जाने दो, उसमें नहीं जाते और दिमाग खराब हो जाएगा। लेट्स गो। सो अगर आपका फेल्योर हुआ रिडम्पशन से तो 3/4 ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अप्रूवल लो, एनसीएलटी का अप्रूवल लो, ओल्ड प्रेफरेंस शेयर ले लो, नए प्रेफरेंस शेयर 20 साल के लिए दे दो। सर व्हाट इफ नए प्रेफरेंस शेयर भी हम रिडीम नहीं कर पाए? कुछ नहीं, नए वाले ले लो, लेटेस्ट वाले दो। सर लेटेस्ट वाले भी नहीं कर पाए, लेटेस्ट वाले ले लो, अल्ट्रा लेटेस्ट वाले दे दो, ये चलते रहना चाहिए। तो फिर तुमने इरिडीमेबल की प्रोविजन क्यों निकाली है? वो है, आपको मराठी में वो जो स्टोरी था ना, चिवताई चिवताई दारूगढ़, वो ऐसा ही था। एक कौवा रहता है, ठीक है, वो एक बहुत बारिश आती है, तूफान आता है, आंधी आती है, बिजलियां गिरती रहती है। चिड़िया जो होती है वो घर के अंदर, चिवताई मतलब चिड़िया, तुम गलत मत सोचना, चिड़िया जो है वो घर के अंदर रहती है, ठीक है। कौवा मरने की हालत में रहता है, चिड़िया के घोंसले के सामने जाता है, जोर से चिल्लाता है, चिवताई दरवाजा खोलो। चिवताई अंदर से बोलती है रुक जा, मैं मेरे बच्चे को नहला रही हूँ।
कौवा मरने की हालत में। फिर बोलता है वापस से थोड़ी देर बाद, चिवताई दरवाजा खोलो। बोले मेरे बच्चे को पाउडर लगा रही हो। चिवताई दरवाजा खोलो, उससे स्वीट खिला रही हो। या कौवा मर गया और इनका मैटर ही चल रहा है, तो एंड में कौवा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बोलता है चिवताई गिरीज खत्म नहीं हो रहा। ये वैसा ही है, ओल्ड प्रेफरेंस शेयर। अरे भैया रिडीम करो, हाँ ओल्ड ले लो नया दे दो। वापस आ गए 20 साल बाद, अरे भैया रिडीम करो, नया ले लो लेटेस्ट दे दो। वापस आ गए 20 साल बाद, भैया लेटेस्ट नहीं नया ले। कितना क्लियर है ये, समझ में आया? मुझे एक नंबर फालतू प्रोविजन लगता है जिंदगी में, पर अब क्या करें, एग्जाम में दिया है तो इंस्टीट्यूट ने दिया है तो पढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ एक अच्छी चीज कर लेते, इतना दिमाग खराब करने से अच्छा 7 शेड्यूल के नाम समझ, क्योंकि शेड्यूल 6 में हम ऑलरेडी आ चुके हैं। शेड्यूल 1 मॉडल MOA शेयर ए गारंटी भी वो कॉम्बो है सी वाला। फिर 2 में डिप्रिसिएशन रेट है, 3 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। नहीं पता है तो चुल्लू भर पानी लो, नासिका में 2 बूंदे डालो, निकल लो। आगे शेड्यूल 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का शेड्यूल 5 ये आपके सिलेबस के नहीं है। शेड्यूल 6 इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो अब भी 30 इयर्स के लिए प्रेफरेंशियल, और शेड्यूल 7 CSR का है, आगे आएगा। इज इट वेरी क्लियर? मैं चाहूंगा वापस से एक बार रीड करो और इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। गो फॉर इट फास्ट, स्पेशल पॉइंट मैं बताऊंगा, एक बार वापस रीडिंग कर लो। लाइव स्ट्रीम में चिवताई कार्यक्रम समझ में आएगा जरूर बोलिए प्लीज। स्क्रीनशॉट 1 ले लो। शॉट 1 डन। शॉट 2 बहुत बढ़िया। हम्म 3/4 प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप रिडीम नहीं करे उनका अप्रूवल, और NCLT का अप्रूवल एडिशनली। नहीं, मीटिंग कंडक्ट करवाना है। रिडम्शन अगर नहीं कर पा रहे हो तो उसके पहले मीटिंग कंडक्ट करवाना है, अप्रूवल लेना है, और फिर NCLT को अप्लाई करना है। ठीक है, क्लास मीटिंग, ऑफ कोर्स क्लास मीटिंग। डन। यहाँ तक आइडिया क्लियर है? जोर से बोले सर नो। ओके, सो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स का सेक्शन होता है 55 खत्म। मैं आज काफ़ी कर रहा हूँ, पर घर के लिए 2 सेक्शन होमवर्क लेना जो छोटे छोटे आप देख सकते हो। सेक्शन 57 जो है फ्रॉड का, एंड सेक्शन नंबर 60 जो है पब्लिकेशन का। ये दोनों सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो घर से एक बार रीड करके आना। साथ में 61 भी रीड करके आना, क्योंकि 61 हो चुका है अपना, हमने अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल मेमोरेंडम के साथ देखा था। तो ये 3 सेक्शन घर से रीड करके आना। प्रोबेबिलिटी ये है कि कल आपका चैप्टर ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है पक्का? हाँ है ना? तो ये चीज को याद रखना। आज के लिए हम स्टॉप करते हैं। दिस ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो। अच्छा, कल से क्लास क्या हम 11:15 बजे के आसपास रखे, चलेगा आपको? मेरा बहुत कट टू कट टाइमिंग आ रहा है दूसरे बैच का, वहां से निकलता हूँ भागा दौड़ा इधर आता हूँ। ठीक है, सो मेरे को थोड़ा लेक्चर भी प्रिपेयर करना पड़ता है, समझना पड़ता है आपको क्या बताना है क्या नहीं। वैसे चिवताई कार्यक्रम के ऊपर ज़्यादा समय नहीं दे सकते, सो उसके बीच में मेरे को हाफ आवर का गैप चाहिए। सो कल हमने 11:15 या 12 बजे कंडक्ट किया, चलेगा? मैं आपको टाइम 2 में से एक ही रहेगा, एक तो 11:15 नहीं तो 12। मैं आपको टाइम पहले बोल दूंगा, नहीं तो आप जल्दी आके बैठोगे, जो मुझे सही नहीं लगता एक्चुअली। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो, जोर से बोलो। चलो, गुड डे, गॉड ब्लेस।